छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिटेड भी है, क्योंकि हर इंसान जो इस धरती पर है वो अपने आप में कंज्यूमर है। एवरी डे वी यूज टू बाय मैनी कॉमोडिटीज, और हम सब उस लेवल पर अपने आप को क्या परसेप्शन में लेके चलते हैं, ऑल वी आर कंज्यूमर। तो ये चैप्टर हमें जनरल नॉलेज भी बहुत ज्यादा सिखाता है। खाली ये नहीं है कि ये चैप्टर खाली आपको पेपर के लिए प्रिपेयर कराएगा, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इस चैप्टर के पढ़ने से, इसका नॉलेज लेने से रियल लाइफ में भी आपको बहुत फायदा है। तो मेरा आप सब बच्चों को यही सजेशन है कि इस चैप्टर को लाइफ टाइम तक याद रखना है। और ये चैप्टर आपको हर दिन, जब भी, whenever you will buy any commodity being a consumer, or you will sell any commodity being the producer or seller, तो दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज, ड्यूटीज है। तो ये बस सबको एहसास कराता है कि कंज्यूमर के पास क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशंस है। डेली रूटीन में आप लोग बहुत बार पढ़ते हो, गवर्नमेंट की कैंपेन चलती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, जागो ग्राहक जागो, बहुत कैंपेनिंग आती है। एक टाइम तो ऐसा था, गवर्नमेंट मतलब कहते हैं ना अनलिमिटेड, विदाउट एनी ब्रेक, नॉन स्टॉप चलाती थी एडवर्टाइजमेंट, जब डीडी दूरदर्शन चैनल बहुत ज्यादा चलता था। वो बात अलग है, प्राइवेट चैनल से सारा पूरा मैनेज, मार्केट को मैनेज कर रखा है। बट अभी भी आप देखोगे न्यूज़पेपर्स में रोटेशनली, रैंडमली ये बहुत कैंपेनिंग चलती रहती है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है जी, कंज्यूमर को जागना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, या कंज्यूमर की खुद की नेग्लिजेंस से उसको एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। तो ये चैप्टर आपको हर तरह से बच्चों प्रिपेयर कराएगा, जिससे आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प होगी। दिस इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका जो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है, दैट इज सीयूईटी, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने सीयूटी के पेपर्स को भी एनालिसिस भी करा था, ऑन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन सीयूटी में भी इसी चैप्टर से आ रहे। और मजे की बात बच्चों एक और बताऊं आपको, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि 100% सिलेबस जो आपका सीबीएसई का है वही सेम मैच कर रहा है सीयूटी का। ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। तो अगर आपने सीबीएसई में अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया तो सीयूईटी में भी आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। केवल एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की जरूरत है। और मैं आपको ये भी क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा कि सीयूटी में भी कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। बोर्ड में तो बताने जा ही रहा हूँ, सीयूटी को भी कॉप अप करूंगा। तो आज की क्लास में छोटा चैप्टर है, बट मेरी आज की क्लास दोनों के कॉन्टेक्स्ट में होने वाली है। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सीयूटी, दोनों में आपकी हेल्प हो जाए। और तीसरा एक और बेनिफिट दे देता हूं, चलो अब आपको रियल लाइफ में भी आपको जेन्युइन कंज्यूमर बनना सिखाऊंगा कि एक जेन्युइन कंज्यूमर कौन होता है, उसके पास क्या क्या राइट है और क्या क्या ड्यूटीज है। ये बातें भी आज हम सब डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। तो खूब बेनिफिट होने वाला है आपको थ्रू आउट लाइफ। तो खाली सीबीएसई बोर्ड टारगेट नहीं ले रहा, आपकी पूरी लाइफ टारगेट ले रहा हूँ। और आप लोगों ने याद होगा एक मूवी आई थी सलमान खान की, सलमान खान की जी की, उस मूवी का मुझे नेम तो अभी याद नहीं आ रहा, बट फिर भी उस मूवी का टाइटल में किया था कि अगर मैं अपनी बात 3 लोगों को आगे पास ऑन करूंगा तो उससे बहुत लोगों को आगे फायदा होगा। उन्होंने चेन ऑफ नेटवर्क की बात करी थी, कम्युनिकेशन, कि आप 3 लोगों तक, 3 लोगों के साथ अच्छा करो। यदि आप हर 3 लोगों के साथ अच्छा करोगे तो नेटवर्किंग बनेगा और बॉटम तक बहुत लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। अब आप कहोगे सर इस डायलॉग का यहाँ क्या यूज है? बिल्कुल यूज है जी। अगर आज मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ बीइंग अ कंज्यूमर, आप अपने से आगे 3 लोगों को एजुकेट करो, क्योंकि कंज्यूमर को डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है। और ये सबकी ड्यूटी है कि एक दूसरे को इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाए। और ये चैप्टर इसी वजह से क्लास 12 के करिकुलम में डाला गया है। पढ़ाने को चैप्टर हम 6 क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, इतना आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेग्रीगेट करके डाल सकते हैं। पर जो आपकी एज है, एडोलसेंस एज है, इस एज के लिए ये चैप्टर मोस्ट सुटेबल चैप्टर है। इसलिए ये आपकी ड्यूटी भी है चैप्टर पढ़ने के साथ साथ, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भाई अपने आगे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी है, अपने जूनियर्स को, घर में आपका कोई यंगर ब्रदर सिस्टर, उसको भी इस बात का एहसास कराना कि कंज्यूमर कौन होता है एंड हाउ अ कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये सारी बातें आज की हमारे चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो विदाउट गेटिंग लेट बच्चों, आई स्टार्ट द मेन चैप्टर। तो जैसा कि मैंने बोला, दिस इज चैप्टर नंबर 12, दैट इज व्हाट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब आपको पता ही है कि भाई लास्ट क्लास है, अब ज्वाइनिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव तो आपका लास्ट क्लास में हो ही रहा है, बट फिर भी अभी आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं और उसके बाद भी आपका सेकंड टारगेट है सीयूईटी। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, बीइंग द मेंबर ऑफ सीएल, नॉट ओनली फ्रॉम माय बिहाफ,
फ्रॉम द बिहाफ ऑफ आवर कंपनी कि हम लोग आपका CUT तक साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद भी आप हायर स्टडीज भी करोगे, वहां पर भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हम कर सकते हैं, जिस लेवल तक कर सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए आपको, अगर आप अभी भी किसी बच्चे ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अपना लॉगिन नहीं किया है, अपना आईडी नहीं बनाया है, तो आप बना लीजिए। CL की वेबसाइट पे जाइए aspiration.ai, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो भी आपका पूरा एकेडमिक कैरियर है उसमें भी बेनिफिट होने वाला है। और CL खाली एकेडमिक तक नहीं रुका हुआ, जॉब से भी CL आपकी आजकल हेल्प कर रहा है। जो आउटसाइड कंट्री स्टडी अब्रोड है वहां पर भी CL आपकी हेल्प कर रहा है। तो आप सोच नहीं सकते कि कैरियर लॉन्चर किस हद तक और किस लेवल तक आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना, हम तो आपका छोड़ेंगे ही नहीं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब टेलीग्राम ग्रुप की भी मैंने आपको बात करी थी कि वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास 12th आल्सो, कि जिस बच्चे की क्वेरीज हो, डेली रूटीन में कोई भी प्रॉब्लम आती हो, मैनी फैकल्टीज आर देयर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ग्रुप वी आर हैविंग, सेपरेट सब्जेक्ट्स आर हैविंग सेपरेट ग्रुप। तो आपको जिस सब्जेक्ट में भी सूटेबिलिटी लगती है आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन मेल अस, यू कैन राइट टू अस, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे ज्वाइन करना है। और ये लिंक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने BST का टेलीग्राम ग्रुप का। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारा aspiration.ai का वेब पेज है। जब आप लॉगिन करते हो या लॉगिन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ये वेब पेज आता है। वी हैव डिस्कस मैनी टाइम्स। ये हमारी सारी क्लासेस का लिंक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो हो चुकी है, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास फॉर BST। तो BST की इसके बाद लक्ष्य प्रोजेक्ट में कोई क्लास नहीं होने वाली है फिलहाल। अभी तक हमने ऐसा कोई एक्सटेंड नहीं किया है। इन फ्यूचर कोई एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। जो प्रीवियस क्लासेस है उसका लिंक जो है सारा आपको इसी में मिल जाएगा। जब आप aspiration.ai के हमारे वेब पेज पे जाओगे, वहां आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा along with lot of things, previous years पेपर, सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट, फलाना फलाना। आप सोच नहीं सकते इतना मटेरियल आपको CL दे रहा, आप सोच नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। रूल्स की बात आती है, ये भी हम आपसे हर क्लास में डिस्कस करते हैं, आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि भैया अगर किसी बच्चे का क्वेरी हो, हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना। वी आर विद यू, वी आर फॉर यू। हम यहाँ पर है तो आपके लिए ही है। कोई प्रॉब्लम हो, आप यूट्यूब के अपने उसमें जाइए, पोर्टल पे टेस्ट करिए, वो मैसेज हम तक आएगा, डेफिनेटली विल गेट बैक टू योर क्वेरी। अदरवाइज टेलीग्राम में भी आप लिख सकते हैं जो हमारे ग्रुप से, वहां पे भी हम आपकी क्वेरी को अटेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और यदि कोई बच्चे की रह जाती है फिर भी कोई क्वेरी, तो जिस भी फॉर्म में वो CL को कॉन्टेक्ट करेगा तो डेफिनेटली CL विल कम फॉरवर्ड फॉर योर हेल्प। लास्ट भैया कि जो रूल है, ये तो चलो इंस्ट्रक्शंस की बात थी, एक दूसरे से टू वे कम्युनिकेशन बनाने की बात थी। रूल्स की बात आती है तो बच्चों, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वी मस्ट मेंटेन द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ईच अदर। तो ये रूल सबको पता ही है, हर क्लास में डिस्कस करते हैं। आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। तो बच्चों आगे चलते हैं। दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। तो बच्चों जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फर्स्ट बुक है, वेटेज बाय चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी यूनिट की वेटेज आपकी 15 मार्क्स की है, 2 चैप्टर्स के क्लस्टर की। मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, इस चैप्टर की वेटेज 5 to 8 मार्क्स की है। अभी मैं देख रहा था मॉर्निंग में जब आपके लिए मैं लेसन प्लान तैयार कर रहा था कि लास्ट 4-5 ईयर्स का जो पेपर का ट्रेंड है इस चैप्टर का 5 मार्क्स का है। तो पिछले 4-5 सालों में ये चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा है, बट ये चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि 5 से ज्यादा का भी आ सकता है, स्पेशली इन CBSE। उसका एक रीजन है। और CUT का एक मैं देख रहा था लास्ट ईयर जो हमारा CUT स्टार्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट एजेंसी करा रही है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसने एक सेट में तो इसके 8 क्वेश्चन दे रखे, क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग फ्रेमिंग है। द पेपर सेटर इज हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी कि वो एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस भी दे सकता है और 8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो मैंने एक ऐसा पेपर देखा जो लास्ट ईयर कंडक्ट किया गया किसी बच्चे का, जो उसने हमसे शेयर किए थे एग्जाम के पेपर, कि उसमें 10 क्वेश्चन आए हुए, सॉरी 8 to 9 क्वेश्चन आए। तो ये चैप्टर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। 10 का दम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 10 क्लासेस। ये 10 क्लासेस अगर आप देख लेते हो, डेफिनेटली गारंटी के साथ भारत क्लास में बोलता हूँ, अब फिर बोलूंगा कि 50% से ज्यादा ये 10 क्लासेस के पढ़ने से ही मार्क्स आ जाएंगे। 100% नहीं बोल रहा मैं आपको, 100% तो एफर्ट्स करने से आएंगे। पर जो बच्चा ये 10 क्लासेस भी देख लेगा वो बच्चा फेल नहीं हो सकता, उस बच्चे के 50% से मार्क्स कम नहीं आ सकते, बट देखने समझने की उसके पास पावर होनी चाहिए। ये चैप्टर, ये जो 10 क्लासेस है, इतना आपको हेल्प करने वाली है। और जो बच्चा समझदार है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो ये 10 की 10 क्लासेस को कैप्सुलेट करने में भी बहुत हेल्प करेगी। तो बच्चों किसी ने अभी भी कोई क्लास नहीं देखी है, आपके पास ऑप्शन है, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो।
ये लास्ट 8 क्लासेस का लिंक भी मैंने शेयर किया है यहाँ पे आपको पीपीटी में, और जो 9th क्लास है उसका भी लिंक आपको से शेयर हो जाएगा बहुत जल्दी, और जो आज की 10th क्लास है वो भी जब क्लास हो जाएगी कंप्लीट तो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वो भी आपको मिल जाएगी। तो यू हैव द एक्सेस ऑफ ऑल 10 क्लासेस टिल योर एग्जाम्स। किसी की छूट गई हो, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, रात को देखो, सुबह देखो, जो कंफर्टेबिलिटी हो, जिस भी टाइम देखना चाहते हो, जिस दिन भी देखना चाहते हो देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आपको पता ही है, दिस वी ऑल्सो डिस्कस इन एवरी क्लास, 55% का पेपर का लेवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, और जो एप्लीकेशन बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, टेक्निकलिटी है, वो 45% है। टेक्निकलिटी का मतलब डिफिकल्टी नहीं है, टेक्निकल थोड़ा घुमा के, डिफिकल्टी लेवल तो वही है 15% सीबीएसई का, बट टेक्निकल चीजें केस स्टडीज आ जाएगी, सीधी सीधी बात नहीं पूछी जाएगी, अप्लाई करना पड़ेगा माइंड, जो सीधा आंसर आ जाए उसे रिमेम्बरिंग कहते हैं, जो आंसर में थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और जहां आपको अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ता है, जस्ट लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है, वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है लेवल से। तो कुछ खास फर्क नहीं है, सिंपल भाषा में आपका पेपर में आपको पता ही कि केस स्टडीज ज्यादा आती है, 34 क्वेश्चन आते हैं, ये आप सब ऑलरेडी हम कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। 1 मार्क का 20 क्वेश्चन, और ये 1 मार्क का 20 क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प सीयूटी में भी करेंगे, क्योंकि सीयूटी को तो सारा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। 3 मार्क्स 4, 4 मार्क्स 6, 6 मार्क्स 4, मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस। अब पॉइंट पर आते हैं, जो मेन आपका चैप्टर का कंटेंट है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी आज की क्लास में, कि ये जो चैप्टर है 5 to 8 मार्क्स से ज्यादा का आने वाला नहीं है। ऑन एवरेज अगर बॉटम लेके चले 5 मार्क्स और हायर साइड पे लेके चले 8 मार्क्स, तो यही इसकी पॉसिबिलिटीज है, इससे ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, 6 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी कम है, पर फिर भी मैंने देखा है लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में एक साल 6 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेन एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एनी 6। तो कितनी इजी चीज है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा 6 मार्क्स में आया हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि जब पेपर सेटर स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, इस चैप्टर में बहुत इजी चीज पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि भाई मैं आपको सारा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आल्सो डिस्कस, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आल्सो डिस्कस। आई विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर सीबीएसई एंड ट्राई टू मेक यू कैपेबल टू अपीयर फॉर सीयूटी आल्सो। तो सीयूटी का भी थोड़ा बहुत तड़का लगाएंगे, पर फिलहाल अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सीबीएसई है, फोकस सीबीएसई पे ही करेंगे। चलिए बच्चों, ये आपका सिलेबस है। अगर ये सिलेबस आपको पढ़ना आता है ना, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में चॉइस नहीं है, लगभग सारा पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में आ रहा है हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 पेज है, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, पर मेरा आपको यही सजेशन है, एक बार पढ़ लेना, नॉलेज बूस्टअप होता है। उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बच्चों एक लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है, ये लिंक मैंने नहीं, सीबीएसई ने ही शेयर किया, और वही शेयर मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ये बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का लिंक है। अगर आप इसे खोलोगे, देयर इज अ बेयर एक्ट, लॉ में लीगल लैंग्वेज में हम इसे बेयर एक्ट बोलते हैं, क्योंकि मैं भी एक लीगल कंसल्टेंट रहा हूँ, इससे मुझे पता है। दिस इज कॉल्ड बेयर एक्ट, BARE, बेयर एक्ट। तो ये बेयर एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया जाता है पूरा कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उससे पहले जो एक्ट था वो था 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट है 2019 अंडर द गवर्नेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हीं की गवर्नेंस में जो बना है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपके सिलेबस में उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ध्यान रखना, पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ना, पर्टिकुलरली सीबीएसई के लिए तो नहीं पढ़ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पता है शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये भी बता देता हूँ आपको, चलो बता देता हूँ, बड़ा फनी लगेगा। COPRA, कोपरा, कोबरा होता है ना, कोबरा नाग देवता, यहाँ मैं कोपरा बोलता हूँ, कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, कोपरा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला जाता है। ठीक है जी, नहीं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल सकते हो। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, जो सिलेबस में गिवन है यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मजे की बात, पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। ये डिलीशन, व्हाट इज डिलीटेड, व्हाट इज नॉट डिलीटेड, ये डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है जी, नीचे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कौन सा था बच्चों, 1986। ठीक है जी, कब बनाया था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ लेट श्री राजीव गांधी जी।
राजीव गांधी जी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था कांग्रेस की गवर्नमेंट। उसको अब रिप्लेस किया गया है, अमेंड किया गया है विद न्यू रिजिम, न्यू अपडेटेड लॉज, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर हो गया? 1986 से क्या आ गया? 2019। ये एक्ट आपके सिलेबस के लिए इसी पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेड्रेसल सिस्टम। पुराना रेड्रेसल सिस्टम अलग था, अब रेड्रेसल सिस्टम अलग है। तो आंसर पुराने वाला मत दिया ना, आउटडेटेड चीज से मत पढ़ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बाद में इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये भी हमने हर क्लास में डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पिक्टोरियल, सीक्वेंस, फैक्ट बेस्ड, लाइक दैट वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स। तो ये मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आते जाएंगे, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कौन पिक्टोरियल है, कौन एमसीक्यूज है, और इतने तो आप समझदार हो ही गए, और हो भी पहले भी थे, और हमने आपको और बना दिया। चलिए, वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे? 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स। 1 मार्क, मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मे बी 1 लाइन 1 सेंटेंस दिस, डिफाइन दिस, डिफाइन दिस। जैसे इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, डिफाइन कंज्यूमर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सीयूटी के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी। कौन कंज्यूमर है और कौन कंज्यूमर नहीं है, किसे आप कंज्यूमर कह सकते हो और किसे कंज्यूमर नहीं कह सकते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लॉ में लिखा है, कानून में लिखा है कि ये इंसान अगर ऐसी सिचुएशन में है, ही इज कॉल्ड कंज्यूमर, और यदि ये कंज्यूमर है तभी इसके पास राइट है, और यदि ये कंज्यूमर नहीं है, इसके पास वो राइट भी अवेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली बात। आगे चलते। 3 मार्क्स आपको पता ही है, 50 to 75, 4 मार्क्स नियर टू 150, 6 मार्क्स 200, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगर ऑब्जर्व करें, दिस इज व्हाट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। आन्या, आन्या इज ए प्योर वेजिटेरियन, एक गर्ल है आन्या, प्योर वेजिटेरियन गर्ल है, प्योर वेजिटेरियन गर्ल है। शी वेंट टू अ पॉपुलर फूड चेन शॉप, आस्क्ड फॉर ए पैकेज वेज बिरयानी। उन्होंने जो है एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ शॉप पे गए और उन्होंने वेज बिरयानी का ऑर्डर किया कि मुझे दे दो। While eating the same, she noticed that it had some non-vegetarian content. जैसे ही वो खाने लगी आन्या मैम, तो उनको पता लगा इसमें तो नॉन वेज भी है, नॉन वेज कंटेंट भी है। Neither the advertisement nor the label on the package showed that the product had non-vegetarian. कहीं नहीं लिखा था, आपको पता है इंडिया में हर पैकेजिंग पे ग्रीन सिंबल, रेड सिंबल, ब्राउन सिंबल होता है, ग्रीन फॉर वेजिटेरियन, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन, यह तो पता है सब बच्चों को। तो आन्या जी ने जो कंटेंट लिया, वेज बिरयानी लिया, वेज जो भी फूड लिया, उसमें कुछ नहीं मेंशन था, और कह के क्या लिया, भैया वेज बिरयानी दे दो, और उन्होंने जब दिया उसमें नॉन वेज निकल गया। अभी भी थोड़ी देर में न्यूज में पढ़ रहा था कि फलाना फ्लाइट के अंदर वेज, उन्होंने वेज थाली की जगह नॉन वेज फूड सर्व कर दिया, उसमें बहुत इश्यू हुआ, और गवर्नमेंट की बॉडी ने एयरलाइन से पेनल्टी भी लगाई, कंज्यूमर जो है कंज्यूमर कोर्ट भी पहुंच गया, वहां पर भी पेनल्टी लगाई गई। आप देख सकते हो, आई थिंक इसी मंथ की न्यूज है, इधर बिगिनिंग ऑफ फरवरी और एंड ऑफ जनवरी 2023, तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये भी आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है। तो कंज्यूमर फोरम बहुत ज्यादा अपडेटेड होती है, बहुत ज्यादा इन चीजों को सीरियसली लेती है कि कंज्यूमर का पूरा रिलीजियस इश्यू हो गया। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Neither the advertisement nor the label on the package showed that product had non-vegetarian content. Name the consumer right. अब आपको अपने राइट पता होने चाहिए। अगर आप कंज्यूमर हो, जैसा कि हो, काफी बच्चे डेली मोमोज खाने जाते हैं, नूडल्स खाने जाते हैं, चिली पोटैटो, नॉट चिली, हनी चिली पोटैटो, और भी वो चीजें खाने जाते हैं। जब आप कंज्यूमर हो तो आपको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए, जरूर पता होने चाहिए। उन राइट्स में से एक राइट की बात हो रही है। अगर कुछ राइट्स के एग्जांपल दूं, क्या क्या है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू इन्फॉर्म। याद आया बच्चों कुछ? उन्हीं में से एक राइट है। ठीक है जी, उन्हीं में से एक राइट है जिस राइट की बात हो रही है। तो आंसर क्या है? अन्य को बताया ही नहीं, अब बताने की ड्यूटी किसकी है? सेलर की। तो आंसर देखते हैं बच्चों, इजी है। अन्य को बताया नहीं, बताने की ड्यूटी इसके सेलर की, और क्योंकि उन्होंने इस बिरयानी को खा लिया या खाने की कोशिश करी, ठीक है जी, तो आन्या को क्लेम लेना है कंपनसेशन के लिए। जब भी क्लेम लेने की बात हो रही है, 100% आंसर आएगा राइट टू सीक रेड्रेसल। रेड्रेसल, जो मेरे साथ गलत हुआ उसका मैं क्लेम ले रहा हूं। मेरे साथ ये भी एक एग्जांपल देता हूं आपको, फ्यू सेकंड्स के लिए फटाफट दूंगा, सुनिएगा। आई हैव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू समवेयर थ्रू एयरलाइन, वहां मेरा बैग उनके एयरक्राफ्ट के अंदर रह गया। हालांकि दिस इज माई मिस्टेक, कंज्यूमर हूँ, टिकट खरीदी है, 5000 6000 का एक टिकट था जहां मैं गया था जिस डेस्टिनेशन पे, और मेरा बैग उसी फ्लाइट में रह गया। जैसे ही मैं फ्लाइट से निकला,
फ्लाइट ने लैंड किया, मैं बाहर निकला, मैंने चेकआउट किया, मैं अपने होटल पहुंचा जो 25 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट से। पता लगा मेरा बैग फ्लाइट में रह गया। मैंने एयरलाइंस कंपनी को कॉल किया, पहले चेक किया स्टेटस कि वो एयरक्राफ्ट खड़ा ही नहीं खड़ा है, उस एयरपोर्ट पे खड़ा था। मैंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी ने कहा सर यू कैन गो टू एयरपोर्ट अगेन एंड यू कैन रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली। वहाँ गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कंपनी ने कह दिया 72 आवर्स लगते हैं। मैंने तब से लेके आज तक पूरा 1 महीना उनको चेज़ किया, कंटीन्यूअस कॉल किया, अब जाके मेरी सुनवाई हुई है। रिसेंटली आई हैव दे हैव रिटर्न माय बैग। तो अभी 2-3 डेज बिफोर मुझे अपना बैग मिला। तो बच्चों, कंज्यूमर के पास राइट है। मैंने उनको मेल लिखा, आई हैव फाइट, मैंने उनको बोला भी अगर आप मेरे साथ चीटिंग करोगे क्योंकि आपके उसी के फ्लाइट के अंदर है, मेरा कहीं और मिसप्लेस नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैग को ट्रेस आउट किया। अर्लियर दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, बट लेटर ऑन जब मैंने अपने राइट्स को अवेल करने की बात करी, मैंने उनको बोला कि मैं लीगल रेमेडी लूंगा, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट करा, थोड़ा हर्डल हुआ मुझे, बट फाइनली मुझे अपना बैग मिल गया विच कॉस्ट नियर अराउंड 6-7,000। तो मेरा लॉस होने से बच गया। तो उन्हें पता था कि कस्टमर का लॉस हो गया तो कस्टमर कहाँ चला जाएगा, कंज्यूमर फोरम चला जाएगा, गवर्नमेंट बॉडी चला जाएगा और उसको फिर कंपनसेशन मिलना पड़ेगा। एक और बाजी की बात बताऊं, सुनना ढंग से, ज्यादातर लोग बताते नहीं है। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग रील वगैरह भी बनाते हैं इसको लेके, मैं भी बना देता हूँ, क्लास के अंदर एक छोटा सा रील बना देता हूँ। अगर आप किसी फ्लाइट से किसी और डेस्टिनेशन पे जा रहे हो और आपका लगेज कंपनी की मिस्टेक से खो गया, जो आपने कंपनी में अपना डिपॉजिट कराया था, अगर वो लगेज आपका मिसप्लेस हो गया, तो एटलीस्ट आपका राइट है कंपनी से, एयरक्राफ्ट कंपनी से 25,000 का क्लेम करने का फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल का इससे भी ज़्यादा। तो अगर आपका लगेज है और आपने वहाँ जाके एयरपोर्ट पे चेक इन के टाइम अपना लगेज वहाँ डिपॉजिट करा दिया, उन्होंने टैग भी दे दिया कि लगेज आपका हमारे पास जमा हो गया, कंपनी की मिस्टेक से अगर वो खो जाता है और आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि उसमें क्या था, केवल चाहे आपके क्लोथ हो, चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, तो भी कंपनी की ड्यूटी है 25,000 एटलीस्ट आपको कंपनसेट करने का, जैसा कि एक्ट में लिखा हो। तो ये बातें पता होनी चाहिए। जागो ग्राहक जागो। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी है, तो मैं आपको जनरल नॉलेज की नॉलेज भी साथ में दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा आपको लगे कि भाई सर ने पढ़ाने के साथ साथ सारे काम कर दिए। तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पूछा होता कि कौन सा राइट यूज करना चाहिए था, कौन सा राइट का वायलेशन हुआ, वायलेशन, तो आई थिंक राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। पर वो क्लेम की बात कर रहा है तो आंसर आ गया राइट टू सीक रेड्रेसल। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। पूछा क्या है, या लिखा है कि अन्य कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन, दैट्स व्हाई द आंसर इज राइट टू सीक रेड्रेसल। अगेन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। आ गया ना, कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर बनने के तरीके भी समझ लो, कौन कंज्यूमर है और कौन नहीं है। लास्ट ईयर सीयूटी में 5 to 6 सेट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया या मुझे बताया गया है, 5 to 6 सेट्स में क्वेश्चन आया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 लोगों का ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे बताओ इन चारों में से हु इज नॉट अ कंज्यूमर, या एक करेक्ट दे देंगे और बोलेंगे हु इज अ कंज्यूमर एंड सेम। अब आप कहोगे सर हमें तो सीबीएसई पढ़ना है, सीयूटी बात की टेंशन है। तो चलो पॉइंट पर आते हैं। आज की डेट में सीबीएसई भी सीयूटी के पैरेलल चल रही है, क्योंकि सीबीएसई को गवर्नमेंट बॉडीज बोल रही है कि आप ऐसे क्वेश्चंस डालिए, ऐसा पेपर का फॉर्मेट रखिए जो सीयूटी से मैचेबिलिटी हो, जिससे कि बच्चे को एक तरह से मॉक टेस्ट की फॉर्म में, whenever a child appears for CBSE exam, indirectly he or she is appearing for mock test and being prepared himself for CUT, क्योंकि आपको पता है बोर्ड अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो सीयूटी से मिलना है। तो इसे गवर्नमेंट ने ये सीबीएसई को स्ट्रेस दिया है कि आप जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, बनाने का तरीका, खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप, उसकी मैचिंग किससे होनी चाहिए? सीयूटी से होनी चाहिए। इसलिए हम लोग भी आजकल इन्हीं कामों में लग गए हैं। हम ऐसे कोर्सेज अपने लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बच्चे को 12 भी पढ़ा रहे हैं, 12 के साथ साथ थ्रू आउट ईयर डे 1 से सीयूटी भी पढ़ा रहे हैं पैरेलल, कि एक तीर से दोनों शिकार। ठीक है जी, दोनों गाड़ियां साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। खाली 12 पढ़ लिया, लेटर ऑन सीओटी पढ़ेंगे तो थोड़ा हौच पौच होता है। तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे। वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देयर। कभी भी किसी बच्चे को ऐसा वो डिस्कस करना हो तो आप हमारे काउंसलर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों आते हैं सेकंड पे, स्टेट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? अब कंज्यूमर की बात आती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लेटेस्ट है 2019 की बात आती है। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड, कई बच्चे कहते हैं सर ये याद नहीं हो रहा, 2019 याद नहीं हो रहा। वैसे मुश्किल नहीं है,
पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2019 तो सबको याद है, कोविड से पहले वाला साल कौन सा था? 2019, ऐसे याद हो जाता है, कोविड-19 वैसे भी सबको याद हो जाता है क्योंकि 19-20 फाइनेंशियल ईयर में ही कोविड आया था। चलिए, तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज, बड़ा सिंपल है, कंज्यूमर पहला कौन होता है? जो गुड्स खरीदता है, और अवेल्स द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। याद रखना, कंसिडरेशन का मतलब लीगल टर्मोलॉजी, कुछ देकर, कुछ देकर आपसे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई सर्विस ले रहा है। मान लो मैं टीचर हूँ, यू आर टीचिंग, यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, यू आर पेइंग टू मी और माई कंपनी, तो यू आर कंज्यूमर फॉर अस, क्योंकि आपने पेमेंट करी है और उसके बदले हम आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड यू आर कंज्यूमिंग, दैट्स योर कंज्यूमर। रेस्टोरेंट में गए, खाना खा रहे हो, यू आर द कंज्यूमर। विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, जरूरी नहीं आपने पे किया हो, प्रॉमिस भी किया हो, कि मान लो आज आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो एंड यू विल पे मी लेटर, सर आई मेड यू प्रॉमिस कि मैं आपको महीना खत्म होने पे पूरी फीस दे दूंगा। और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, पार्टली पेड, पार्टली प्रोमिस्ड अंडर एनी स्कीम्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मजे की बात है, हिंदी में बोलूं, सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो, ईदर यू मेक पेमेंट इन इंस्टेंटली ऑन कैश और यू विल पे लेटर, ईदर फुल अमाउंट और पार्टली। या तो आज सारा पैसा दे दिया या कल दोगे, कितना दोगे, कितना दे दिया है, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, या तो दे दिया है या देने का प्रॉमिस किया और आप सर्विसेज ले रहे हो, तो भी आप कंज्यूमर हो। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपने पैसा दिया होगा तो ही आप कंज्यूमर हो। अगर आपने पैसा नहीं दिया और देने का प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस नहीं किया तो आप कंज्यूमर नहीं है, वो अलग बात। प्रॉमिस होना जरूरी है, ईदर यू हैव मेड पेमेंट और यू हैव मेड प्रॉमिस टू पे, यू आर कंज्यूमर बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन इन रिटर्न। इट इंक्लूड्स, अब अगली बात है, तो पहला क्लॉज था, अगला क्लॉज ये आपके सीयूटी में लास्ट ईयर आया है, 2 पेपर में देखा है मैंने क्वेश्चन। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ, अब ये सीयूटी में आ गया, बड़ी बात नहीं बोर्ड में आ जाए, और बोर्ड में आ जाए ना, सर को घर से ही थैंक्स कर देना। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। मान लो मेरी कार है, मेरे घर के बाहर खड़ी, दिस इज माई कार, जो भी खड़ी, अभी अभी ली है, लास्ट मंथ ही ली है बच्चों, आपको अपनी घर की बात भी बता। अब मान लो मेरा कोई कजन आता है, भैया मैं कार ले जाऊं, ले जा भाई, छोटा भाई है, मना कैसे करूंगा, ले जा। तो वो मेरी परमिशन से ले गया ना, तो एट दैट टाइम माय कजन, माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही विल आल्सो बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर। इजी है ना, मेरी परमिशन है, चोर लेके गया तो नहीं, चोरी वाली नहीं, परमिशन, परमिशन है, तो जो पर्सन यूज कर रहा है एट दैट टाइम थ्रू माय परमिशन, ही और शी विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। अब आप कहोगे सर ऊपर वाले में तो आपने बोला था कंसिडरेशन होना चाहिए, अब भाई भाई में क्या कंसिडरेशन होगा? भैया 50 रुपए रख लो, 1 घंटे के लिए आपकी कार लेके जा रहा हूँ, ऐसा तो मजाक नहीं होगा ना। तो ये तो घर वाली बात है, अपना भाई है, उससे पैसे थोड़ी लेंगे। तो अगर अपने फैमिली रिलेशन में, अपने फ्रेंड रिलेशन में किसी को भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन थ्रू योर अप्रूवल, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। क्लियर हो गया? बहुत इलेबोरेट वे में समझा दिया। आगे चलते, इट अप्लाइज टू बोथ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जरूरी नहीं है ऑनलाइन में, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आजकल ऑनलाइन ज्यादा बिकता है माल, तो दोनों ऑप्शन है। अब ये पॉइंट है जो आपके पेपर में आपको फंसा सकता है अगर आप पूरी नॉलेज लेके नहीं गए। However, any person who obtains goods or avails services for resale or commercial purpose, मैं ट्रेडर हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या पर्पज है? आगे बेचने के लिए, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। और जनरल नॉलेज की चीज है, मेरा ऑब्जेक्टिव कंजम्पशन होना चाहिए, तभी मैं कंज्यूमर हूँ, जबकि मेरा ऑब्जेक्टिव या कंज्यूमर नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, तो आई एम नॉट अ कंज्यूमर। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते। कोशिश यही है आज की क्लास की, कुछ नहीं छोड़ा, छोटा चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, एक बार सुन भी लोगे तो भी याद हो जाएगा, ऐसा मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। चलो आगे चलते हैं। बच्चों के एनसीईआरटी में ना बॉक्स बना हुआ है टर्म्स एंड डेफिनेशन, तो कोई बड़ी बात नहीं, इनमें से कोई 1 मार्क क्वेश्चन फंस जाए। इकोनॉमिक्स में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, काफी बार आ भी चुके हैं, और बीएसटी में भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट जब कोई चीज नहीं निकलती है तो और सब्जेक्ट में भी ये चीजें ऑब्जर्वेशन में, डिस्कशन में आती है पेपर सेटिंग कमेटी में, कि भाई देखो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था बॉक्स में से, इसमें से, और बीएसटी तो फुल ऑफ बॉक्सेस है, कि बॉक्स में कोई पिक्चर बनी हुई है, एनसीईआरटी में कोई आइटम दी हुई है, तो सब कुछ पढ़ना है, जो पढ़ सकते हो वो तो पढ़ना ही है। बहुत टेक्निकल है, किसी कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ समझ नहीं आ रहा, वो छोड़ देना, चलो इतना मैं आपको डिस्काउंट दे दूँ।
पर जो बेसिक चीजें जरूर पढ़ लेना एज पर द सिलेबस। चलो तो फटाफट पढ़ते, टाइम बिना वेस्ट करे। जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लो, 1 मार्क का आ गया तो 1 मार्क चले न जाए हाथ से, चाहे इधर चाहे उधर। इधर बोले तो एक हाथ में सीबीएसई, दूसरे हाथ में सीयूटी। तो बच्चों कंप्लेंट क्या होती है, जो आप राइटिंग में देते हो, जो भी एलिगेशंस होते हैं कि फलाना सेलर ने, फलाना कंपनी ने मेरे साथ चीटिंग किया, तो जिस एयरलाइंस ने मेरे साथ अभी किया ऐसा या थोड़ा कॉपरेट कम किया, अगर उन्होंने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया होता एट लास्ट मेरे को मेरा बैग नहीं मिलता, तो आई मेड माई माइंड कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और उनसे 25,000 रुपये लेके दिखाऊंगा। ठीक है जी, पर मैं इंसान हूँ, मैं किसी को लूटना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मेरा बैग दे दिया, मेरे ग्रीवेंसेस खत्म हो गए। हाँ परेशानी वो तो ही वो अलग बात, पर कंप्लेंट क्या होती है राइटिंग। मैंने भी कंप्लेंट करी, कंपनी को ही कंप्लेंट करी, बार बार लिखा मेल। ठीक है जी, दिस इज व्हाट कंप्लेंट। ओरल भी हो सकती है, पर ओरल कंप्लेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग। चलो कंप्लेनेंट, कौन कंप्लेनेंट होता है, हु कंप्लेन। अगर आप मुझे अपनी कंप्लेंट बता रहे हो तो आप कंप्लेनेंट हो, मेरे से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, तो आपकी कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट है, आई एम द डिफॉल्टर। या मुझे बता रहे हो तो मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी होऊंगा जिसे बता रहे हो, जो सुनेगा आपकी कंप्लेंट और आपको रेड्रेसल या रेमेडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, अगला है बच्चों स्प्रियस गुड्स। ठीक है जी, ये कौन सी गुड्स होती है, फाल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, ऐसी गुड्स जो जेन्युइन नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वालिटी, स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मॉडल कोई और है, देख कुछ रहे हो। कई बार होता है ऑनलाइन शॉपिंग होती है, मंगवाया आईफोन, कभी न्यूज में आ रहा था अभी फलाना कंपनी की सेल ऑफर आई, पता है सबको, न्यूज़पेपर में आया था, सबने पढ़ा है, और आईफोन मंगवाया 14 13 कौन सा, और निकला क्या, एक बड़ा डिटर्जेंट वाला जो जो क्लोथ धोने वाला सोप होता है वो निकला, और सारा न्यूज में आ गया कि 1.5 लाख रुपए का आईफोन मंगवाया और 50 रुपए की साबुन निकल गई। तो दिस इज व्हाट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई आपको लूट रहा है, प्राइस में मैनिपुलेशंस कर रहा है, ठीक है जी, आपके साथ क्या कर रहा है, मोनोपोली प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट बॉडीज ये भी अलाउ नहीं करती। क्लियर, इजी है। डिफेक्ट, डिफेक्ट सबको पता है, कोई क्लोथ खरीदा उसमें कोई डिफेक्ट है, कलर का कोई स्पॉट है या कोई छेद हुआ है, टोन है, यूज्ड है, ये सब डिफेक्ट में आ जाता है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में क्या आता है कि कोई फॉल्ट है, कमी रह गई प्रोडक्ट में, जिसे पूरा किया जा सकता है, डिफेक्ट हटाया जाता है, डेफिशिएंसी पूरी होती है। समझ गए जी, जैसे आपने कुछ ऑर्डर मंगवाया, ऑर्डर के अंदर कॉम्बो ऑफर था, कॉम्बो में कोल्ड ड्रिंक भी थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, तो आपने मैकडी वालों को बोलते सर मेरी कोल्ड ड्रिंक रह गई या मेरी आइसक्रीम रह गई, उन्होंने ला के दे दी। डेफिशिएंसी कैन बी मेट लाइक दिस। इंजरी, इंजरी सबको पता है, इंजरी माइंड में भी आ सकती है, किसी ने आपको सेटबैक दे दिया, एक्सर्शन दे दिया, आपकी बॉडी में भी आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में भी आ सकती है। प्रोडक्ट, सबको पता है प्रोडक्ट एक आर्टिकल होता है, गुड्स होता है, सब्सटेंस, रॉ मटेरियल, पढ़ लेना आसान है। प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंटिंग वर्ड है, सबको पता है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी लाइबिलिटी है, कि कल को उसके प्रोडक्ट को यूज करने से अगर कंज्यूमर को कुछ हो गया, he or she has to be answerable and has to bear the compensation जो भी कंज्यूमर क्लेम करेगा थ्रू लीगल मोड। चलिए एक बच्चे और चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लगा बतानी चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चन में कम, ये आपको लोगोज दिए हुए, आपको पता होना चाहिए जितने भी मार्क्स दिए हुए कंज्यूमर को, ये सब हेल्प करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देने में, स्टैंडर्डाइजेशन। आपको सबको पता है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आती है, उस पर आईएसआई मार्क होता है, फूड से रिलेटेड आती है, केचप के ऊपर एफपीओ का साइन बना होता है, और एक कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, गवर्नमेंट बॉडी है, फसाए, सुना है आप लोगों ने, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो लाइसेंस देती है, आपके जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट को अप्रूवल देती है। आज एक न्यूज में आर्टिकल आ रहा था, मैं सोचा था वो भी शेयर करूंगा, बाई चांस मेरे माइंड से निकल गया और मैंने वो अभी पीपीटी में डाला नहीं, वर्बली बता देता हूँ कि एक मिस्टर एक्स ने सुप्रीम कोर्ट में, पता है ना बच्चों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई है, रिट मतलब सिंपल भाषा में एप्लीकेशन लगाई को, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करा है कि जो मिल्क में अडल्ट्रेशन हो रही है भारत में, कि जितना मिल्क बनता नहीं है उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये कैसे मैजिक हो रहा है, कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया का इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना कंजम्पशन है, तो सर्टेनली मिल्क में क्या हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, और उस एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो बॉडी बनाई है फसाई, उसका रोल कहीं ना कहीं सस्पिशियस। तो फसाई को बोला जाए कि आप क्या प्रॉपर चेकिंग कर रहे हो एडल्ट्रेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई गई है डायरेक्शन देने के लिए, उसके ब्याह पे ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी रिट को, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको नोटिस इश्यू करा है, शो कॉज नोटिस, की बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तो लेटर में इस पर हियरिंग होगी, मेरिट डिसाइड होगी, फिर बताया जाएगा, गलती होगी तो रेक्टिफाई किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिए जाएंगे, और कोई गलत होगा तो उसको
पनिश भी किया जा सकता है। दिस इज व्हाट, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट रेड्रेसल सिस्टम आगे आएगा, अभी थोड़ा हिंट दे दिया। तो ये हॉलमार्क अगर आपने सुना होगा, हॉलमार्क आजकल ज्वेलरी पे आता है, पहले BSI मार्क आता था, अब उसका एक्सटेंशन है हॉलमार्क, थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। इको मार्क इको फ्रेंडली गुड्स के ऊपर लगा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एग मार्क होता है, सबको पता है। तो अगर इस तरह से आपको आ जाए तो कौन सा मार्क किसके लिए यूज होता है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना 1 मार्क में आ सकता है, पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि हमें नियर 16 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आज की क्लास में, और पूरा चैप्टर रिवाइज करें, कोई नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। ठीक है जी। शिवरात्रि आज, भगवान शिव का दिन है, तो मैं भी शिव भक्त हूँ, तो मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आज की क्लास में कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बने रहिएगा। ठीक है जी, भोलेनाथ सब पे कृपा करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब नीचे ना आपको एक पिक्चर ड्रॉ करिए, इसको ऑब्जर्व करके आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। कंज्यूमर ड्यूटी, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर नेग्लिजेंस, कंज्यूमर एक्सपर्ट। पिक्चर देख के ना बड़ा आसान होता है क्वेश्चन का आंसर देना, और MCQs आ जाए तो और आसान होता है, क्योंकि 4 चीजों में से एक सोचना है। यदि ये चारों हटा देता ना, पिक्चर सामने होती, तो मेरा सोचने वाला काम बढ़ जाता और ये एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता। आ रहा है समझ में? तो यहाँ थोड़ा माइंड कम लगाना है, तो पार्टली अप्लाइड है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पे एक ना ऊपर बॉक्स बना हुआ है, ये बिल्डिंग दिखा रखी है, यहाँ लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और ये कुछ बबल से बने हुए हैं, मतलब इनके मैडम के दिमाग से जा रहे हैं, माइंड से निकल रही है चीज, ऐसे ऐसे थॉट्स प्रोसेस कि कंज्यूमर, और मैडम इशारा कर दिया, भैया सुन ले, तू मुझे लूट ही नहीं सकता, तू मुझे लूट रहा है, या तूने मुझे गलत चीज दे दी है, ऐसे मैडम बात कर रही है गुस्से में। भाई साहब है नहीं, अभी ऑफिस गए, तो भाभी जी खड़ी है एंड शी इज फाइटिंग और आर्गुइंग विद द वेंडर, जो भी इस आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का ओनर है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। भाई साहब भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मैडम कह रही है कि भैया देखो, मेरे राइट्स को आप गलत कर रहे हो, अदरवाइज मैं किसको परस्यू करूंगी, कंज्यूमर, कंज्यूमर काउंसिल को, कंज्यूमर फोरम। आया समझ में? आ रही? दैट मीन शी नोज हर राइट, उनको अपने राइट्स पता है। ठीक है, क्या कंज्यूमर फोरम पे जाने की कंज्यूमर की ड्यूटी है? उसके पास राइट है, ड्यूटी नहीं। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस तो है ही नहीं भाभी, शी इज टू मच विजिलेंट, धमका रही है भाई सबको गलत बात के लिए, और होना भी चाहिए, तो भाभी जी नेग्लिजेंस तो कर ही नहीं। ऐसा भी इसमें कहीं नहीं लिखा, ऐसा भी इसमें कहीं नहीं लिखा बच्चों कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन को भी मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, क्लियर है? तो आपका आंसर या तो फर्स्ट में से आएगा या सेकंड में से आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा सेकंड में से, कंज्यूमर अवेयरनेस, क्योंकि ड्यूटी नहीं, शी इज अवेयर कि मेरे पास क्या राइट है, क्या रेमेडी है, मैं कहाँ जाके अपनी सुनवाई करा सकती हूँ। तो आंसर आ गया कंज्यूमर रेमेडी। NCERT की पिक्चर है, उसी को मैंने क्वेश्चन में फ्रेम किया है, दैट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ CCPA। हॉट्स क्वेश्चन, काफी बच्चे छोड़ के चले आएंगे, बोर्ड में आ गया फिर प्रॉब्लम होगी। CCPA की फुल फॉर्म, हो सकता है 4 ऑप्शन आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा सोचना, पर ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगेगा, क्योंकि या तो आता होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड या सरेंडर, वो हैंड रेज हो जाते ना। ठीक है जी, बिल्कुल वही वाली हालत। चलो कोई बात, मैं आपके हाथ खड़े नहीं होने दूंगा, आपको सरेंडर नहीं करने दूंगा, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। आंसर आएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है और एक सेंट्रल है, पूरी कंट्री की बात हो रही है। P फॉर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन CP आ रहा है, एक सेंट्रल वर्ड एक्स्ट्रा और एक अथॉरिटी वर्ड, कुछ भी नहीं है। CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो पूरा रेडरेसल सिस्टम को मैनेज कर रहा है। इसमें वो फॉरम आ जाते हैं, स्टेट फॉरम, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, नेशनल फॉरम। तो ये लिखा है, इट इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, एनफोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, विल फंक्शन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। गवर्नमेंट बॉडी से चलता है पूरा का पूरा। ये मैंने जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करी है, NCERT में गिवन नहीं है, आप चाहो तो छोड़ देना, नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये फिर पिक्चर आ गई, 2 फ्रेंड्स हैं मे बी, ठीक है जी, या मे बी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या मे बी दोनों बोथ आर फ्रेंड्स, लेट्स सी। आई वांट टू बाय पिंक कलर ड्रेस इन द सेम डिजाइन। इसका मतलब है ये इनमें से एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, और ये मैडम लोकेट कर रही है बाय शोइंग हर हैंड कि मुझे वो वाली चाहिए। आई वांट टू बाय पिंक कलर ड्रेस इन द सेम डिजाइन, कि ये जो ड्रेस है
इसी ड्रेस में मुझे कलर चेंज चाहिए। आगे समझ में? और आई थिंक ये कंपनी के एम्प्लॉय है, क्योंकि 2 फ्रेंड्स होती तो लिखा होता ईना मीना, गीता सीता, जूली मूली, जो भी है लाइक दैट। यहाँ ऐसा नहीं है। तो एक एम्प्लॉय है कंपनी की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक कस्टमर है, वो उसको रिप्रेजेंटेटिव को बोल रही है मैम मुझे ये पसंद है, आप कलर मुझे पिंक कलर दे। कौन सा कंज्यूमर का राइट यूज हो रहा है? राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट्स के बिना तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, राइट्स तो पढ़ के ही जाना। यहाँ पे क्या सेलर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? प्रोड्यूसर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर? नहीं, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्लेम की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं है। राइट टू चूज या राइट टू बी हियर्ड, सामने वाला अगर आपकी बात सुन नहीं रहा या आपकी बात को झुटला रहा है, सुनने से मना कर रहा है, तो राइट टू बी हियर्ड है। या फिर अगर आपके पास राइट है कि मुझे ये नहीं ये वाला चाहिए, मैं उसको बता रहा हूँ सर मुझे ये नहीं ये वाला चाहिए, या इसका ये वाला कलर हो तो आप मुझे दे दो, या ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल हो दे दो। कल मैं एक शॉप में गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो मैं चीज़ लेने गया, अपना एग्जांपल दे दो। तो मैंने वेंडर को बोला भैया मुझे अमूल चीज़ चाहिए। सबको पता है अमूल कंपनी, इसका चीज़ आता है 1 kg वाला पैकेट आता है, ठीक है जी। तो मैंने कहा वो दे दो भैया, अमूल चीज़ दे दो। मैंने कहा भैया अमूल तो नहीं है, फलाना एक्स कंपनी। अमूल है पर उधर रखा है। मैंने कहा उधर क्यों रखा है, सामने रखो ना। जब सारे चीज़ यहाँ रखे तो यहाँ अमूल भी यहाँ रख दो। उसने कोई और कंपनी का ब्रांड रखा हुआ था, हालांकि उसने मुझे कन्विंस कर लिया उस कंपनी का ब्रांड खरीदने में। सर एक बार टेस्ट तो करके देखो, अगली बार मत लेके जाना। पर उसने मुझे अपनी परसेप्शन मेरे ऊपर एनफोर्स नहीं करी। He tried to convince me this is a marketing, but he never enforced कि भाई सर यही लेना पड़ेगा, अब तो आप आ गए मेरी शॉप में, बाहर नहीं जाओगे अगर आपने ये नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो मेरे किस राइट को वायलेट कर रहा? राइट टू चूज। सिमिलरली ये मैम उसको बोल रही कि मुझे वो कलर चाहिए, ठीक है, अगर ये बोल रही है, वो सुने ना सुने, तो बात किसकी हो रही है? राइट टू चूज की हो रही है, ठीक है जी। राइट टू चूज क्लियर हो गया बच्चों? बिकॉज कंज्यूमर इज हैविंग राइट कि वो कोई भी चीज चूज कर सकता है, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यदि नहीं है तो ही में कम आउट आउट से ही में कम आउट, वो बिना लिए उसको बाहर आ सकता है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आपकी कंट्री में तो वोट देने जाते हो तो भी यही है, या तो वोट देने मत जाओ, ऑप्शनल है, और जाओ क्योंकि आपकी मोरल ड्यूटी है, तो वहां पर भी एक ऑप्शन होता है नोटा, कि फलाना पार्टी आपको पसंद नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, तो आप अपने राइट को यूज करो, नोटा दबाओ, इनमें से कोई पसंद नहीं। दैट इज व्हाट कि गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? राइट टू चूज पूरा राइट दे रही है कि आप अगर पॉलिटिकल पीपल चूज नहीं कर सकते, अच्छे नहीं लग रहे, वोट देना चाहते तो वोट देकर आओ। किसे? नोटा। इनमें से कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना, वही आगे पिक्चर। अब आपको होगा क्वेश्चन लाए कहाँ से, सच बताओ पक्का? चलो बता देता हूँ, ये आपके लास्ट ईयर सीयूटी में आए हुए क्वेश्चन। तो जो भी मॉक टेस्ट हमारे पास है, ये पुराने बच्चों से जो डिस्कस किए हुए, उन वो क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर रहे, वही पिक्चर है जहाँ से ली गई। तो उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है, जो सोच लो आपको कितना बड़ा हेल्प होने वाला। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इट विल ऑल्सो वर्क इन सीबीएसई। जब बोल रहा हूँ गारंटी है तो कोई तो कारण होगा, और ये चीजें एक टीचर एक्सपीरियंस से बोल सकता है, क्योंकि हम कोई ऐसे आपसे वीडियो से कोई हमारी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, हम केवल आपको पढ़ा रहे हैं, निस्वार्थ पढ़ा रहे हैं। और ये भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉमिस है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल प्रोबेबली कम इन बोथ सीबीएसई एज वेल एज सीयूटी। चलो बच्चों, आई वांट टू बाय अ पैक ऑफ गुड क्वालिटी फूड क्रीम। ये मिस एक्स कह रही है कि मैं अच्छी क्वालिटी की फ्रूट क्रीम खरीदना चाहती हूँ, ठीक है जी। ये सेल्स एम्प्लॉय है। डोंट वरी मैम, मैम ने लिखा, मैं बोल रहा हूँ, वी डील इन ओनली क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स दैट कैरी एफपीओ। खाने के सामान पे क्या लिखा है? एफपीओ, जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके थ्रू जो लाइसेंस मिलता है। हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं मैम, लोकल नहीं बेचते, अनलाइसेंस नहीं बेचते। तो ये किसकी बात हो रही है? राइट टू बी हियर्ड बिल्कुल भी नहीं, क्लेम की बात ही नहीं हो रही, कोई एजुकेट नहीं कर रही कि खाने से कुछ अच्छा होगा बुरा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ किसकी बात हो रही है बच्चों? बड़ा आसान है, 1 मार्क फ्री का है, राइट टू सेफ्टी। हाँ, नेग्लिजेंस से बच्चे कुछ और कर जाते हैं, वो अलग बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉपुलर नेशनलाइज्ड बैंक हैज बीन फाइंड ₹8 lakh by country's highest consumer court। हाईएस्ट कंज्यूमर कोर्ट, हाईएस्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं लिखा होता तो भी नेशनल फोरम या फुल फॉर्म। देखो बच्चों एक बात और बताता हूँ, अभी आएगा, वैसे मैंने आपके लिए मेहनत करी है, वो पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, टेंशन खत्म। ये ना कहो सर ने ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, ये शॉर्टेस्ट नेम है, लॉन्ग नेम कुछ और है। लॉन्ग नेम पेपर में आ सकते हैं, कुछ हिंट हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ।
लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और ये हिंट कहाँ से मिला? एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफिकेशन, इतने साल से पढ़ा रहे, में पता है कि नया एक्सपेरिमेंट क्या कर सकती है बॉडीज, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से, फुल फॉर्म ये नहीं सर हम तो यही पढ़ के आए थे, स्टेट फॉरम, नेशनल फॉरम, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, फुल फॉर्म क्या है वो भी पढ़ के जाना। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। एक याद कर लो, डीआरसी सब में कॉमन है, ठीक है जी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। चलो जी, फॉर नॉट शेयरिंग द कंप्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल विद द कंज्यूमर, एक बैंक को एंड जो नेशनल फोरम है इसने फाइन किया 8 लाख रुपए का। क्यों फाइन किया है? क्योंकि इसने इंश्योरेंस की पूरी पॉलिसी कस्टमर के साथ शेयर नहीं करी थी। बैंक को ऑर्डर किया टू पे द फुल अमाउंट एज कंपनसेशन टू द कस्टमर। कौन सा राइट यूज हुआ है? कंपनसेशन की बात हो गई, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। कंपनसेशन कौन सा राइट? अच्छा एक मिनट, सॉरी, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ द कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड इन गिवन केस। कौन सा राइट वायलेट हुआ है या कौन से राइट को एक्सरसाइज किया है, ध्यान से समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में आया था एक्सरसाइज और यहाँ पर आया वायलेट। याद आ गया कि कंज्यूमर को क्या चीज नहीं बताई, पूरी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो वायलेशन ऑफ राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। और अगर 8 लाख रुपए का क्लेम मिला है तो किस राइट के थ्रू मिला है, किस राइट के थ्रू उसको एक क्लेम मिला है? ये अवेल दिस राइट, राइट टू सीक रेडरेसल। तो याद रखना ये दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। क्लेम मिल रहा है और उसने बोला क्लेम मिलने का कौन सा राइट है, किस राइट को एक्सरसाइज किया है, राइट टू सीक रेडरेसल। वायलेशन कौन सा राइट हुआ है? राइट टू सेफ्टी भी हो सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, और कोई भी राइट हो सकता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी तो वायलेशन जो है राइट टू इंफॉर्मेशन है, और एक्सरसाइज जो करा है जिसके थ्रू उसने कंपनसेशन लिया है, राइट टू सीक रेडरेसल। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है कि बताओ कौन से दो राइट्स है जो यहाँ यूज हो सकते हैं। एक वो जो उसने उसका राइट वायलेट हुआ है, और एक वो जो राइट उसने एक्सरसाइज किया है। दोनों राइट को डायग्नोज करो, आइडेंटिफाई करो एंड एक ब्रीफली एक्सप्लेन। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बच्चों समझ में? चलो आगे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आएगा भी आपके पास, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन असर्शन बेस्ड लेता हूँ, इसलिए ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अतिशय इज ए कंज्यूमर, मिस्टर अतिशय है, ये कंज्यूमर है। ही यूज शुभम्स कार, शुभम की कार यूज कर रहे हैं। तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, शायद मैंने एग्जांपल भी दिया था कार, याद है? इसी क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कार, मेरी वाली कार, ठीक है। चलो देखते हैं। तो शुभम की कार अतिशय यूज कर रहा है, और अप्रूवल है, किसका अप्रूवल है भाई? शुभम की कार है तो अप्रूव भी किससे लेगा? शुभम से लेगा। कंज्यूमर, रीजन असर्शन है कि अतिशय कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है? मान लो मैं अतिशय हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने शुभम की कार चलाई है, चला रहा हूँ परमिशन के साथ। सही है, बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। रीजन पढ़ते, कंज्यूमर इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन पर्सन हु बाइज, कोई भी हो सकता है, बायर नहीं, बायर के अलावा। व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, डेफिनेशन में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आंसर रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और असर्शन के बेस पर ही रीजन। तो रीजन इज एप्रोप्रिएट फॉर द असर्शन। तो आपका ऑल्टरनेटिव क्या आएगा बच्चों? द आंसर इज व्हाट? येलो में हाईलाइट किया हुआ है, येलो मार्क से, दैट इज ऑप्शन 1। बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बता दूंगा, बनाया एक है मैंने, और तीनों डिस्कस कर दूंगा, आगे आएगा भी। इन केस ऑफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास इन द स्टेट कमीशन, आपको पता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, और उसके ऊपर नेशनल कमीशन, और एक्सेप्शनली आर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक्सेप्शन, पर मेन तो तीन ही फोरम है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। सबसे लोअर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई गलत ऑर्डर आया, तो फिर आप अप्रोच करोगे स्टेट को, स्टेट को ने भी कुछ गलत बोल दिया, फिर अप्रोच करोगे नेशनल, और नेशनल ने गलत दे दिया, तो यहाँ जाओगे नहीं जाओगे देखना पड़ेगा कि रेमेडी है नहीं है, वो बताऊंगा अभी, वो अभी आने वाला है, चल दिया। तो अगर मान लो स्टेट फोरम में आपका केस था, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, तो क्या आप नेशनल फोरम में जा सकते हो? जा सकते हो, विद इन 30 डेज। यहाँ से लेके ऊपर तक कहीं भी जाना हो 30 डेज का टाइम है। केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको स्टेट कमीशन में जाना हो, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाना हो 45 डेज है। तो बॉटम वाला 45 है, बाकी सब ऊपर 30, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर स्टेट कमीशन से ऊपर पूछा है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 30। हाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला होता
तो आंसर क्या आता? 45। समझ में आ गया? श्योर? चलो आगे चलो। Which of the following function are carried out by the consumer organization? जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? पहला, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज। यस, एजुकेशन देती है, बताती है, जागो ग्राहक जागो, फलाना जगह ऐसा हुआ, सब बातें बताती है, ये आपके राइट्स हैं। कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है, मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, तो सही है, बिल्कुल सही है। लीगल असिस्टेंस, ये भी सही है, किसी कंज्यूमर के साथ गलत होता है आप अपना केस खुद लड़ सकते हो बिना एडवोकेट के, ये भी बात सही है। फिर फाइलिंग कंप्लेन इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर को लगता है कि मेरे को कंप्लेंट करनी है, आप इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करिए, जो एक ऑटोनोमस बॉडीज है, जस्ट काइंड ऑफ एनपीओ, दे विल हेल्प यू, दे विल कम आउट टू हेल्प यू। इवन कोई आजकल तो लीगल केस भी लड़ना हो कोर्ट में तो भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी गवर्नमेंट के फ्री एड है, लीगल फ्री लीगल एड्स वहाँ पे एसोसिएशन बने हुए, नैल्सा, वहाँ पे जाके उनके एडवोकेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनको थ्रू आप अपना केस आगे अप्रोच कर सकते हो, चाहे उसमें आप कंप्लेनेंट हो, चाहे आप डिफेंडेंट हो, चाहे उसमें आप एक्यूज्ड हो, चाहे उसके अंदर आप अपोजिट पार्टी, कोई भी हो, आपको आपका राइट का जो है वहाँ पे प्रॉपर रेमेडी मिले। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा ऑल द अबव आएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। चलो अब 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। लास्ट 6 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। चैप्टर रिवीजन का एक तरह से मेन 6 टॉपिक जो है, 6 भी नहीं है 5 है, 2 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, तो 5 टॉपिक्स हमें करने, पूरा चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा तो चला गया। स्टेट एनी 4 रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ अवेलेबल होते हैं बच्चों, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलो लेट्स सी। रिलीफ, रेमेडी। रिलीफ मतलब क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे क्या, जैसे मान लो मेरे को अभी एयरलाइंस कंपनी की वजह से इनकन्वीनियंस हुआ, तो कंपनी क्या कर सकती है, हो सकता है मुझे कंपनसेट कर दे कि सर दिस टाइम अगर हमारी इनकन्वीनियंस हुई, अगली बार हम आपको ये प्रिविलेज दे रहे हैं, अगली बार हमारी एयरलाइंस में जाओगे 20% डिस्काउंट, या मान लो कुछ और रिलीफ प्रोवाइड कर दे। तो क्या क्या रिलीफ हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट इंफीरियर आ गया, जैसे मैंने अभी लास्ट 2 years बिफोर आई बॉट द फ्रिज ऑफ अ कंपनी, बड़ा फ्रिज था, तो जब आया मुझे थोड़ा डिफेक्टेड लगा, हल्का सा डेंट था, मैंने कंपनी को कंप्लेंट करा, हार्डली फ्यू आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में दूसरा फ्रिज आ गया, पुराना ले गए नया दे गए, तो उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया। कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को हटा दिया, रिपेयर कर दिया, रिपेयरेबल है तो रिपेयर कर दिया, और रिपेयरेबल नहीं है तो रिप्लेस कर दिया, या फिर रिप्लेस भी नहीं कर सकते तो रिफंड कर दिया। रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, ट्रिपल आर, यहाँ पर भी ट्रिपल आर काम कर रहा है। देखो वो मूवी कितना छा गई, हमारे चैप्टर्स में भी कई बार आ जाती है, एक जगह और आई थी ट्रिपल आर, ठीक है ना। तो रिप्लेस, नॉट रिप्लेस, रिपेयर, रिप्लेस एंड रिफंड, तीनों ऑप्शन होते हैं। ये भी याद कर लोगे तो रिलीफ, आर फॉर रिलीफ, आर फॉर रिपेयर, आर फॉर रिप्लेस, आर फॉर रिफंड, काम चल जाएगा। 3-4 नंबर का तो क्वेश्चन आना है, चलो फिर भी देखते हैं। ठीक है, पहला टू रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, डिफेक्ट्स हटाना। टू रिप्लेस द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स मतलब अगर रिपेयर नहीं हो सकते तो रिपेयर कर दो, रिपेयर नहीं कर सकते रिप्लेस कर दो, डिफेक्ट्स हटने चाहिए। ठीक है जी। टू रिफंड द प्राइस पेड, रिप्लेस भी नहीं हो सकता, रिफंड वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, तो क्या करो, रिफंड कर दो। पहले 3 हो गए। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस इंजर्ड, इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। 2 पार्टी, ठीक है जी। आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, यू वर टेकिंग डिनर देयर, डिनर में थाली में कॉकरोच आ गया, खाना खा चुके थे, नहीं खाया होता तो फेंक के मारते, खाया ही नहीं, भैया क्या करे, वो तो अंदर चला गया, बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। उसने, होटल वाले ने क्या बोला कि सर हमारी तरफ से आपका जो बिल है वो वेव ऑफ हो गया, वी विल चार्ज नथिंग। बहुत जगह होता है, या होटल वाला अगर ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, भाई जी हमारी क्या गलती, आप खुद कॉकरोच ले आए होंगे, डाल दिया होगा, बहानेबाजी। और जेन्युइन जो होते हैं, जो कस्टमर्स रिटेंशन पे फोकस करते हैं, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दे नेवर आर्ग्यू कि सर मे बी इट्स आवर फॉल्ट, वी एडमिट, कोई बात नहीं, आप वेव कर दीजिए। इवन आप इसको हटा के हम आपको अच्छा फूड सर्व दोबारा करते हैं। इवन दे ऑर्डर द न्यू फोन, और आपको जी मेरा तो पेट भर गया, अब तो अंदर गया, अब तो पता नहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आओगे वी विल गिव यू 50% ऑफ। तो ये सब ऑप्शंस होते हैं, ये रिलीफ्स होते हैं जो दिए जा सकते हैं कंज्यूमर को, जिससे कि कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसीज है, जो उसके माइंड में नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाए। रिप्लेस कर दो, रिपेयर कर दो, रिफंड कर दो,
ये ऑप्शंस नहीं हो तो उसको कंपनसेट कर दो जितना लेजिटिमेट, टू पे punitive damages in appropriate circumstances to discontinue unfair कि मान लो आप कम वेट का कोई गली में स्ट्रीट वेंडर आ रहा है वेजिटेबल, वो वेट कम करके देता है सब्जी, या दूध वाला आ रहा है दूध को कम मेजर करके देता है, और आपने नंगे हाथ पकड़ लिया रेड हैंडेड, आपने उसको डरा भी दिया कि तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे अंदर हो जाएगा, तो उस बंदे की क्या ड्यूटी है, क्या रिलीफ मिल सकता है कि भाई मैं सुधर जाऊं और मैं उसको कम क्वांटिटी में नहीं दूं। तो आपने देखा होगा ना कि आजकल जो मिल्क वेंडर्स आते हैं जब पूरा का पूरा मिल्क दे देते हैं, मान लो 1 लीटर जो भी उनका पैन होता है, उसके थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा डालते हैं, रीजन कस्टमर के माइंड में ये ना है कि भाई कम रहेगा। तो यही एक टेक्निक होती है, सब्जी वाले से 1 kg आलू खरीदो, आपने अगर प्रॉपर डिजिटल मीटर में देखा होगा 1 kg एग्जैक्ट नहीं होता, 20 30 40 kg वो ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है, 20 40 ग्राम, रीजन कम नहीं देना, ज्यादा बेशक चला जाए। तो ये एक एथिकली गुड प्रैक्टिसेस होती है, नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स, ऐसी गुड्स नहीं ऑफर करनी जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी गुड्स ऑफर नहीं करनी जो आपको नुकसान पहुंचाए, नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स, ठीक है जी, किसी भी फॉर्म। चूज अ नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ। अब जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखो, ऐसा ना कस्टमर एक ही बार लेकर अगली बार भूल जाए, कस्टमर कैचिंग होना चाहिए, नेम याद हो जाए, मैगी, फ्रूटी, सब आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक, कैंपा कोला, पेप्सी, मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, याद हो गए। तो इनमें कुछ तो बात होगी जो याद हो गए, या तो मार्केटिंग अच्छे से करिए कंपनी ने, याद हो गए, बोलो। और कुछ भी हो, आजकल तो लोग अपने बच्चों का नाम इस नाम पे रख रहे हैं, मैगी, फ्रूटी, सिंड्रेला, लाइक दैट। अब ब्रांड नेम शुड सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटी। एक अच्छा ब्रांड वो होता है जो नेम ही सजेस्ट करे, नेम ऐसा रखो उसके अंदर सजेशन हो। बर्गर किंग, सबको पता है बर्गर किंग में क्या मिलेगा, बर्गर मिलेगा, बुर्गर, याद है ना कौन बोलता है बिग बॉस में, बुर्गर जो भी है। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूम। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ना, कुछ भी नहीं है, जनरल नॉलेज है, आराम से लिखिए ना। काजल परचेज अ फूड प्रोसेसिंग मशीन फॉर 3000। मिस काजल ने एक मशीन खरीदी है फूड प्रोसेसिंग, 3000 रुपए की, किससे खरीदी है, अजय भैया से, अजय मशीन, काजल और अजय समझदार हो। शी फाउंड दैट मशीन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो काजल जी जो है उन्हें ये लगा मशीन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, लगा नहीं, शी फाउंड डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट, मैम ने बहुत कंप्लेंट भी कर ली, द डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड और रिमूव्ड बाय अजय मशीन। कंपनी का फॉल्ट देखो कि कस्टमर बार बार कह रहे हैं जी ठीक कर दो ठीक कर दो, मेरे साथ भी हुआ है, एक बहुत बड़े ब्रांड का वॉशिंग मशीन लिया था, रो पड़ा था, विद इन ईयर मैंने उसको स्क्रैप में बेचना पड़ा, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी खराब थी, मैंने कान पकड़ लिए, जिंदगी में उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा। वो बात अलग है, एनसीएस टाइम में, ये बहुत पुराने टाइम में वही कंपनी चलती थी इंडिया में, आज वो आउटडेटेड हो गई, या उनकी प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं है। तो बीइंग अ कंज्यूमर आई वाज फेल्ट चीटेड, मैंने कहा कि 15-20 हज़ार की मेरी तो प्रोडक्ट खराब निकला, बार बार कंप्लेंट लिखाओ, एक एक महीने में ठीक हो रही है, मैं तो रो पड़ा, वॉशिंग मशीन ठीक नहीं होगी तो घर में कपड़े का प्रॉब्लम होता है, अगले दिन काम पर जाना है तो बड़ा इश्यू होता था, तो मेरे को फाइनली क्या करना पड़ा, उसको मेरे को स्क्रैप में बेचना पड़ा, आई बॉट द न्यू वन एंड आई हैव टेकन द प्लेज बाय माई सेल्फ कि उस कंपनी का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदूंगा। अब सोचो कितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, एंड दिस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू 10 ईयर्स 12 ईयर्स बिफोर। तो 12 साल से मैंने उस कंपनी का एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा जिंदगी में, नहीं, मतलब 12 साल में 1% खरीदना तो दूर, सोचा भी नहीं। तो ये कंपनियों को समझना चाहिए कि कस्टमर, एक इंटरनेशनल कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो कितना बड़ा इफेक्ट होता है। और ये एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो तो मैं जेन्युइन कंज्यूमर हूँ और एथिकली मैं साउंड पर्सन, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा, नाम बता देता तो उसकी मार्केटिंग खराब हो जाती। तो चलो छोड़ो, मैं तो टीचर हूँ, आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश। आगे चलते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैज बीन वायलेटेड, वायलेट हुआ है ये राइट, उसकी सुनवाई नहीं हुई। सजेस्ट द एप्रोप्रिएट फॉरम, फॉरम भी बताने, 3000 रुपये, 3000 रुपये का क्लेम कहाँ मिलेगा, ठीक है जी, वो भी अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, पूरा पढ़ेंगे टॉपिक। कैन शी अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकती। इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर एप्रोप्रिएट फॉरम, लेट्स सी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राइट टू बी हियर्ड, उनकी सुनवाई नहीं हुई, हिंदी में बोला सुनवाई नहीं हुई, राइट टू बी हियर्ड, भाई कंप्लेंट करी, कंपनी ने सुनी, राइट टू बी हियर्ड, मेरे को भी जाना चाहिए था, मेरे अंकल ने बोला था एट दैट टाइम, बट मैं कहा यार कौन टेंशन लेगा, छोड़ो अब जो हो गया सो गया। तो मैं एक तरह से कंज्यूमर, मेरे अवेयरनेस की कमी थी, अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। पर आज की डेट में कोई मुझे चीटिंग करता है, डेफिनेटली आई विल फाइट फॉर माई राइट।
आज मैं वो कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं अवेकन कंज्यूमर हूँ, जग गया हूँ। गवर्नमेंट ने इतना ऐड करा, जागो ग्राहक जागो, मैं जग गया कुंभकर्ण की नींद से। चलो, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। अब कहा जाएगी 3,000 रुपए का क्लेम है जी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएगी बच्चों। अभी पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, सारा पढ़ेंगे, रिकैप्चुलेट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते जब क्लेम 10 लाख से ज्यादा हो, 10 करोड़ से ज्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट केवल तभी जा सकता है कंज्यूमर, याद रखना, तभी जा सकता है जब क्लेम 10 करोड़ से ज्यादा, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, चाहे क्लेम कितने का भी हो, बट लेस देन 10 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता एट एनी पॉइंट। अभी आप कहोगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, आई विल मेक यू क्लैरिफाइड आने वाला। चलो आगे, 3 आंसर आ गए, ठीक है जी। चलो पूरा टॉपिक पढ़ डालते हैं, रेड्रेसल सिस्टम। आप भी कहोगे सर ने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम पढ़ते समझ में आता नहीं आता, सर ने रिवाइज करा दिया। तो एक क्लास फुल मार्क्स, 1 क्लास फुल मार्क्स। इसी थ्योरी पे सीएल ने ये इनिशिएटिव लिया है, प्रोजेक्ट लक्ष्य, ठीक है। जो बड़ी ईमानदारी से हमारी कंपनी और हमारी कंपनी में जितने भी लोग एम्प्लॉयड, सब लोग बड़ी ईमानदारी से अपने दिल दिमाग पूरा तन मन धन से एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों हमारी मेहनत खराब मत जाने देना। वी आर फॉर यू एंड वी आर सर्विंग यू विद आवर बेस्ट। तो डू योर बेस्ट, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा कैरियर बनाओ और अब देश का नाम रोशन करो। चलो, रेड्रेसल सिस्टम एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रेड्रेसल सिस्टम है। रेड्रेसल एजेंसी 3 है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट, DCDRC, SCDRC फुल फ्लेज नेम याद है, NCDRC। मैंने कहा था ना DRC तो कॉमन है, डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, पर DC डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, SC स्टेट कंज्यूमर, NC नेशनल कंज्यूमर। कई बच्चे ये जो नेशनल कंज्यूमर है इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल फॉरम। कई बच्चे क्या करते हैं सर, नेशनल फॉरम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जय माता दी। ऐसा मत करना, माता भी नाराज हो जाएगी। नेशनल कंज्यूमर फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है। आई बात समझ में? क्लियर? अभी बताऊंगा कैसे। ये सब फोरम है, ऑर्गेनाइज बॉडीज है, एक तरह से अगर हम बोले ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए, कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस के लिए बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ऊपर है, ठीक है जी। चलिए, तो शॉर्टली इनको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, स्टेट कमीशन बोलते हैं, नेशनल कमीशन बोलते हैं। नेशनल कमीशन कौन सेटअप करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल की बात हो रही है तो कौन सेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना। स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो कौन करेगा बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट। और पूरे कंट्री का नेशनल कमीशन है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो ये चार्ट में, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है अलग अलग स्टेट में बने हुए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो आपका क्लेम होता है अप टू 1 करोड़ होता है। अगर आपका क्लेम 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का है तो आप ना तो स्टेट कमीशन में जा सकते हो, ना नेशनल में जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट। आपको जाना पड़ेगा नॉक नॉक, कोई है, किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, नॉक नॉक, टिंग टोंग, किसकी बेल बजानी है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम की। समझ गए? अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ भी इंक्लूड, अप टू 1 करोड़, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। अभी आ जाएगा लिखा हुआ एनसीईआरटी लैंग्वेज में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो 1 करोड़ तक का क्लेम है, अप टू 1 करोड़, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्लियर हो गया? आज डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गए, सुनवाई नहीं हुई, तो फिर विद इन 45 डेज, जिस दिन ऑर्डर आया, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद इन 45 डेज, नॉक नॉक, अगले वाला डोर, कोई है? दैट इज व्हाट? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में भी सुनवाई नहीं हुई, फिर ऑर्डर आ गया आपके अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट में भी हार गए, स्टेट में भी हार गए, यू हैव लूज बोथ द वे, बोथ द फोरम, फिर भी हार नहीं माननी, टिंग टोंग, अगला नॉक नॉक नॉक, कौन सा? नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन में तभी जा सकते हो जब हायरार्की फॉलो करोगे, सीधा उड़ता पंजाब नहीं उड़ जाओगे सीधा। नेशनल कमीशन में जाने के लिए अगर 1 करोड़ का क्लेम है, अप टू 1 करोड़, पहले डिस्ट्रिक्ट, टिंग टोंग, रिजेक्टेड, कौन? स्टेट कमीशन, फिर रिजेक्टेड, फिर नेशनल कमीशन। और मान लो नेशनल कमीशन में भी रिजेक्ट हो गया, फिर कहाँ जाओगे? बेटा कहीं नहीं जाओगे, घर जाओगे। डिस्ट्रिक्ट से आप तक जाने की आपकी कैपेसिटी है 3 टायर, 4 टायर्स ऑप्शन ही नहीं, 4 जगह जा ही नहीं सकते, 4 जगह बेल बजा ही नहीं सकते। याद रखना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। टिंग टोंग कितनी जगह? 3 जगह, मैक्सिमम 3 जगह है, 3 लेवल पे 3 टायर है, 4 टायर नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अभी आएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते। अगर 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम है, अप टू 10 करोड़, अप टू 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ के बीच में, 1 से ऊपर 10 से 10 तक, तो फिर आप जाओगे स्टेट कमीशन।
डिस्ट्रिक्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर वाला दरवाजा खटखटाओगे, स्टेट कमीशन। ठीक है, स्टेट कमीशन में रिजेक्ट हो गया, विद इन 30 डेज फिर नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन में रिजेक्ट हो गया, देन गो बैक टू होम, वापस घर जाओ, क्योंकि आपके ऊपर एक रेड्रेसल है नेशनल। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकता है जब क्लेम 10 करोड़ से ज्यादा का हो, उससे ज्यादा जा ही नहीं, उससे पहले जा ही नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं सर नीचे वाले को तो 3 ऑप्शन मिले थे, वो डिस्ट्रिक्ट भी गया, स्टेट भी गया, नेशनल भी गया, ये तो 2 जगह ही गया, इसकी गलती। 1 करोड़ से नीचे तक का क्लेम होता, डिस्ट्रिक्ट में भी चला जाता, स्टेट में जा रहा है तो स्टेट में जाएगा, वहां आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट है, सेटिस्फेक्शन नहीं है विद इन 30 डेज, नेशनल में जाए, और नेशनल में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, घर जाओगे, गो बैक टू होम। हाँ, अगर आपका क्लेम 10 CR से ज्यादा का है तो सीधा दरवाजा किसका खटखटाना है, कोई है घर पे, कहाँ जाओगे, किसका दरवाजा खटखटाओगे, व्हाट, नेशनल कमीशन। और नेशनल कमीशन में अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आप घर नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ तो आपको खाली एक ही मिला है, तो उसका अगर आपको सुनवाई करनी है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। हायरार्की समझिए, मैं लीगल फील्ड में रहा हूँ और हूँ भी, इसलिए आपको पूरी बात समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट केवल एक सिचुएशन में जा सकते हो, जब आपका क्लेम 10 CR से ज्यादा हो, और डायरेक्ट भी नहीं जा सकते, पहले नेशनल कमीशन जाओगे, वहां रिजेक्ट हो गया तो ग्रीवेंसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाओगे विद इन 30 डेज। केवल यहाँ पर 45 डेज है नीचे वाले में, बाकी सब जगह 30 डेज 30 डेज 30 डेज। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। वही लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन, नॉट एक्सीडिंग 1 CR, ये सारे पॉइंट्स है एनसीईआरटी के। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन जा सकता है, कितने दिन में उसको जाना पड़ेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, वहाँ जो फॉरम होता है दोनों पार्टी में कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करेगा विद इन 5 डेज। अगर कंप्रोमाइज हो जाता है वो मीडिएशन सेंटर को भेज देगा, और कंप्रोमाइज नहीं होता तो फिर मेरिट के ऊपर डिसीजन लेगा। ठीक है जी। अगर कंप्लेंट एली डिफेक्ट्स इन गुड्स व्हिच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस टेस्ट ऑफ गुड्स, कमीशन ऑब्टेन द सैंपल ऑफ गुड्स, सील इट, रेफर टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। किसी एजेंसी को भेज सकता है, अगर कोई डिफेक्ट है ये प्रूव करने की उसमें क्या डिफेक्ट है और कैसे क्या वो दूर हो सकता है या नहीं, तो कमीशन अपना काम करेगा, जो लीगल उसके पास प्रॉपर पावर है। डिस्प्यूट सेटल हो गया बाय द नोटिस ऑफ द कंप्लेनेंट कैन आस्क फॉर एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द सेटलमेंट। सर्विसेज है तो जैसे गुड्स का सेटलमेंट होता है जैसे सर्विसेज का होगा, कि रिकॉर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या तो कोई एग्रीमेंट था दोनों के बीच, क्या क्या सर्विसेज कमिटमेंट हुई थी, उसके बेसिस पे दोनों पार्टी अपना सेटलमेंट करेंगे। अदरवाइज आपको पता ही है फिर कोर्ट अपना मेरिट पे डिसाइड करेगा। यदि आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट फॉरम में जाओगे। कितने पीरियड में, 45 डेज। याद रखना डिस्ट्रिक्ट से स्टेट 45 है। आ गया? कई बच्चे कहते थे याद नहीं होता, चलो याद कराओ, लो तुम भी क्या याद रखोगे, सर तो हमारे अच्छे दोस्त बन गए, ABCD। डी कौन से नंबर पे आते हैं ABCD में, 4, 4 से क्या बना 45। आ गया समझ में? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, पक्का? चलो, स्टेट कमीशन मैंने बताया, आपका क्लेम अगर 1 CR से ज्यादा है तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है विद इन 30 डेज, बाकी सब जगह 30 है, विद इन 30 डेज कहाँ जाओगे, नेशनल कमीशन। चलो, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है पूरी कंट्री की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की अपनी, किसकी है, स्टेट की है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। तो दिल्ली का केस है, दिल्ली गवर्नमेंट में लड़ना पड़ेगा, दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में लड़ना पड़ेगा। पर अगर 10 करोड़ से ज्यादा का है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो जाके किसको अप्रोच करेगा, नेशनल कमीशन। और क्लेम का अमाउंट कितना होगा, 10 CR से ज्यादा। सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन में जा सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 13। चलो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट। नाना मोटर्स, द कंपनी का नाम है नाना मोटर्स। ठीक है, नाना, नानी, टाटा, बाटा जो भी मान लो, नाना मोटर्स है। रिसेंटली इन्फॉर्म द मीडिया अबाउट इट्स एम टू ट्रेन 4,000 people in the next 3 years in the skill associated with automobile industry as a part of its program to provide technical vocational education for unemployed youth। कंपनी फ्री सेवा कर रही है, यूथ जो अनएम्प्लॉयड उनको ट्रेन कर रही है, टेक्निकल नॉलेज कार बनाने में, कार के इंटेलेक्चुअल्स में जो भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फ्री में एजुकेट कर रही है। The firm has already started the program in collaboration with Automobile Skill Development Council। गवर्नमेंट की बॉडी है, उसके साथ वो कोलैबोरेशन काम चल रहा है। यंगस्टर्स को आप क्या दिया जाएगा, इंटर्नशिप, आप आओ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग लो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लाइक दैट। The news in the media has helped the firm in promoting its image in the eye of public, consumer activist group। भाई फर्म की तो इमेज अच्छी होगी, गुडविल बढ़ेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। एक तरह से अगर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बात करें, सोसाइटल मार्केटिंग,
तो ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, मिक्स क्वेश्चन है मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इनडायरेक्टली सोसाइटल मार्केटिंग कर रही है कि मार्केटिंग के साथ साथ सोसाइटी को भी सर्व कर रही है। Why it is important for the company to satisfy the public and consumer activist group? Give reason. जनरल नॉलेज का ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जैसे भी लिख सकते हो। Which department in the firm can be given the responsibility to disseminate information and build the goodwill? किस डिपार्टमेंट को ये info दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर पहले ए का। The voice and opinion of the general public is important as why पूछा था ना why, तो why का आंसर। They may be interested in company and its product and have impact on the business ability to achieve its objective. काफी कंज्यूमर बड़े ना नॉलेजेबल होते हैं, वो कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। जैसे मैं अभी कंपनी का पढ़ा था, साइकिल कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस करती है, और जीरो कार्बन फ्री कंपनी है। मतलब जो अगरबत्ती बनाती है उसमें कार्बन प्रोडक्ट यूज ही नहीं होता, इससे पॉल्यूशन कम होता है, और जो लोग अस्थमेटिक है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो कितना अच्छा सोच रही है, अस्थमेटिक है कंज्यूमर तो कंज्यूमर को नुकसान नहीं हो रहा, पोल्यूशन नहीं फैल रहा, सोसाइटी के लिए सोच रही है। एम्प्लॉयज में वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही है, उनको ट्रेन कर रही है, उनको बहुत सारी तरीके, वो मैटरनिटी लीव भी देती है, मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी लीव भी देती है, जो फादर होते हैं उनको भी लीव मिलती है, घर में बेबी हुआ है तो मदर के साथ साथ। तो कितना अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है जी, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रही है, इमेज अच्छी बिल्डअप हो रही है। ठीक है जी, तो इससे पब्लिक की ओपिनियन कंपनी के बारे में अच्छी होती है, रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं, और एक बार रिलेशन बन जाता है ना, सालों साल तक चलता है। रिलेशन बनने में देरी होती है, बन जाए तो टूटने में फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है, टूटता जल्दी से नहीं। कंज्यूमर्स एक्टिविस्ट, जैसे मान लो आपके घर में टाटा का कोई प्रोडक्ट हो या ना हो, पर काफी लोगों को टाटा पे बहुत विश्वास। मैं बात करता हूँ सर, टाटा बहुत बढ़िया ब्रांड, हम तो अंग्रेजों के टाइम से देखे हैं, बनाता है तो बढ़िया चीज बनाता है, या तो बनाता ही है, बनाता है तो बढ़िया, तभी तो आप देखो कितनी ब्रांड्स में टाटा है। और भी बहुत सारे, बाटा के शूज है, वो भी बहुत टाइम से चल रहे हैं, एमसीएस टाइम से, काफी टाइम हो गया, सेंचुरीज हो गई, इतनी पुरानी पुरानी कंपनी हो रही है, बहुत लोगों की विश्वास नहीं है। तो मारुति है। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप, ये तो बात हो गई कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनके लिए भी जानना चाहिए कंपनी क्या कर रही है, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही, उनकी इंटेंशन कैसी है। Need to be satisfied before they can impose restriction on sales of the firm product directly by urging customer to refrain from buying through the imposition of law. अगर ऐसी कोई गलत चीज कोई कंपनी बेच रही है जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, तो जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप है वो भी ऐसी कंपनियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट बैन कर सकते हैं, कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट यूज मत करो। जैसे न्यूज में नहीं आता, कई बार आपने देखा होगा फलाना अभी इंडियन कंपनी की मेडिसिन है, बोलना नहीं चाहिए हमारी मेडिसिन अमेरिका ने बैन कर दी कि उससे फलाना चीज को नुकसान हो रहा है। बच्चों की कोई थ्रॉट की सिरप था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमारी कंट्री में ही बनी थी, अमेरिका को लगा ये नुकसान दे रही है तो उसको बैन कर दिया। ठीक है जी, आपने जॉनसन एंड जॉनसन का भी पाउडर का एग्जांपल सुना होगा, वो भी अमेरिका में बैन हो गया कि बच्चों को कैंसर हो जाता है, ऐसा अमेरिका क्लेम कर रहा है, मुझे नहीं पता ना, मुझे नॉलेज है। और हमारी कंट्री में वो बैन लिफ्ट हो गया अभी रिसेंटली। जॉनसन एंड जॉनसन पे जो बैन था, वो अब हमारी कंट्री को उसके मेरिट्स में कोई दम नहीं लगा, वो तो हमारी लीगल बॉडी ने उसको रिमूव करके उसको रिकंटिन्यू कर दिया, मतलब रिन्यू कर दिया लाइसेंस को। नाउ दे स्टार्टेड प्रोडक्शन इन इंडिया। चलो बी पार्ट, द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी कैन बी गिवन टास्क टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड। कौन बना सकता है? मार्केटिंग, ये तो मार्केटिंग वालों का काम है। और बी, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने पे बात करे। ठीक है जी, क्लियर। तो दो चैप्टर्स का इंटीग्रेशन था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, जिसमें सारे राइट्स है। तो दो राइट में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जब ये रिपीट होएगा तो ये दोनों राइट्स में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ढंग से सुनिएगा। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी मतलब आप किसी ट्रिप पे जाते हो, ऐसी डेस्टिनेशन पे जाते हो जहाँ बहुत सारे राइट्स होते हैं, वाटर राइट्स होते हैं, और भी टेक्निकल राइट्स होते हैं, बंजी जंपिंग होता है, तो वहाँ की आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है नहीं रखा जाता है? एरोप्लेन में जाते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वहाँ आपको बोला जाता है नहीं बोला जाता है, बेल्ट बांध लीजिए, मोबाइल यूज मत करिएगा, हम इतनी फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो तो वो मास्क के लिए भी बताते हैं कैसे मास्क लेना है, इमरजेंसी में एग्जिट करना है, बेल्ट जो प्रॉपर जैकेट है येलो कलर या जिस कलर की भी होती है वो कैसे वियर करना है, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो कभी भी आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ रिस्क होता है, तो आपका राइट है उस रिस्क से सामने वाला आपको प्रोटेक्ट करे। क्लियर और नॉट? किसी राइट्स में जाते हो, जो भी राइट्स होते हैं, चाहे आपका बच्चों के राइट्स है, बड़ों के राइट्स है,
सब सेफ्टी मेजर्स होते हैं, प्रॉपर बेल्ट होती है, बताया जाता है। फिर बंदा आता है, उनका चेक करता है कोई लॉक तो लूज नहीं है, ठीक है जी। चाहे कोई भी किसी भी तरह का राइट्स हो, आई थिंक समझ में आ गया। तो राइट टू सेफ्टी समझ में आ गया। कोई ईटेबल प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा ना गिर जाए, कोई उसमें कोई बैक्टीरिया ना गिर जाए, कोई लाइव पेस्टिसाइड कोई पेस्ट ना गिर जाए, कुछ ऐसा कोई ना गिर जाए जिससे आपकी हेल्थ को इश्यू हो जाए, तो वो भी ध्यान रखना है। कुछ भी हो जो हेजरस चीजें है लाइफ को और हेल्थ को, उनसे कस्टमर को बचाना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना आ जाए, बहुत सारे वाटर प्रूफ आते हैं आजकल, ठीक है जी। अभी न्यूज में आ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो है ब्लास्ट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कार में आग लग गई। तो कंपनियों के लिए बड़ा कंसर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोड्यूस करे, जो इतना करोड़ ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज खर्च कर रही है। अभी गूगल ने एक लॉन्च किया है प्रोडक्ट, एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है। तो वो जो लॉन्च कर रहे हैं मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। पर उस प्रोडक्ट में कुछ कमी आ गई जब गूगल ने उसको मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करी पायलट सर्वे में। तो गूगल ने उसको फिलहाल अभी टेम्परेली जो है अभी उसको रोक दिया, और आपका जो इंटेलेक्चुअल जो टेक्निकल टीम है उनको उस पर एक्सपेरिमेंट करने को बोल दिया कि अभी आप थोड़े दिन इसको यूज़ करो, जिससे कस्टमर पे गलत इन्फॉर्मेशन ना चले जाए और कस्टमर का नुकसान ना हो जाए। पहले आप लोग फ्रेंडली हो जाओ, आपको लगे कि ये सॉफ्टवेयर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रियल लाइफ की जो भी दे रहा है, तब जाके कस्टमर को ये आप अप्लाई करने, मतलब कस्टमर के लिए हम इसको ओपन करेंगे। ऐसी कंपनियां होती है, कोई नई कार बनाती है, पहले उस कार पे क्या चलती है, सेफ्टी ड्राइव चलती है। कई दिनों तक उस कार की ड्राइव होती रहती है, उनकी कंपनी के बंदे चला रहे हैं, ठीक है जी। पता ही नहीं होता कौन सा मॉडल है, क्या नेम होगा उस प्रोडक्ट का। उसको चेक किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है कि परफॉर्मेंस कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, सेफ्टी कैसी है। तो दिस इज व्हाट, ये कस्टमर का राइट है, इसलिए कंपनी इसके ऊपर इतना खर्च करती है। किसी कंपनी की कार में कोई प्रोडक्ट कोई कमी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी पार्ट में, तो कंपनी पूरी कार को रिकॉल कर लेती है, थाउजेंड्स ऑफ कार, कि सारी कार हमारे जाके डीलर पे दिया हो, हम वहां से अपनी वापस मंगवा लेंगे। फिर या तो आपकी कार रिपेयर होके आएगी बीइंग न्यू, नई कार की तरह, या फिर हम आपको रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो रिफंड कर देंगे। ये सब आपके राइट्स है। इन राइट्स के ऊपर ही कंपनी सारा काम करती है, सेफ्टी नॉर्म्स बताती है क्या, ठीक है। ISI मार्क का लोगो होता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है। दिस इज व्हाट, राइट टू सेफ्टी। अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंपनियों का ये भी ड्यूटी है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना। कस्टमर आपके पास आ रहा है, ये नहीं लेना है तो बता, नहीं तो जा, हम नहीं बता रहे कुछ। आप जाते हो, मेरे को अभी कार लेनी थी, मैं 10 शोरूम में गया, 20 शोरूम में गया, सब जगह इंक्वायरी करी, सबने बताया, अच्छे से ट्रीट करा, कॉफी भी पिलाई, बिठाया भी, समझाया भी। दिस इज माई राइट टू गेट द एजुकेशन, ठीक है जी। अब कार ले रहा हूँ तो एजुकेशन होनी चाहिए। कम नॉलेज थी, बहुत नॉलेज हो गई। 10 शोरूम में गया, 10 बातें पता लगी, कार की नॉलेज हो गई कि इंजन कैसा होना चाहिए, एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, रैंकिंग जो आती है अलग अलग ग्लोबल लेवल पे वो क्या होती है, सब पता लग गया। तो एजुकेशन मिलेगी तभी तो एजुकेट होएगा कंज्यूमर। तो ये मेरा राइट है जानना, और सामने वाले की ड्यूटी। तो ये सब राइट्स है बच्चों, जो भी आएंगे विल डिस्कस लेटर। तो 2 मार्क्स फॉर 2 राइट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भाई साहब दिखा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, ये हमारा राइट है। राइट अवर पावर, हमारा राइट हमारी पावर है, डिवाइन पावर। एक मिस्टर अरहंत है, ये तो मेरा ही नाम आ गया, कोई बात नहीं। परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट ऑफ अ रिनाउंड ब्रांड फॉर हिज डॉटर फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट। मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ मार्केट से अपनी डॉटर की। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट हिज डॉटर फेल सिक, बीमार पड़ गई, ठीक है जी। ही फाइल्ड अ केस विद डिस्ट्रिक्ट फॉरम, मैं चला गया। 20 रुपीज की चॉकलेट थी, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाऊंगा, ना स्टेट वाले सुनेंगे ना नेशनल वाले, और सुप्रीम कोर्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, है ना। तो मैं कहा गया कि भाई इसके चॉकलेट खाने से मेरी डॉटर बीमार पड़ गई, चॉकलेट एक्सपायर्ड थी या कुछ गलत मिला हुआ था, ठीक है जी। पर मैं केस हार गया बच्चों, बड़ा दुख हुआ, ठीक है, जीतने का मन था। गलती क्या हुई, मेरे पे कोई एविडेंस नहीं था, मैंने बिल ही नहीं कैरी करा था ना। वो शॉपकीपर जनरली बिल देते, और देते हैं तो तुम लोग उसको ऐसा समझते हो एरोप्लेन बना के, एरोप्लेन भी नहीं बनाते आजकल तो, ले चल रख ले, कीप द चेंज। तो आजकल कीप द चेंज में जो बिल होता है वही देते हैं हम आजकल, है ना। तो व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग यूजिंग कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक कमिटेड बाय रन। जो गलती मैंने करी इसके अलावा, ये बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, वही लिखा थे बस। बिल लेना चाहिए था, बिल देना चाहिए था, गलती हो गई, पाप हो गई, फलाना ये हो गया, वो कह रहे भैया इसको छोड़ के लिखना। और क्या क्या है कि एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए, क्वालिटी चेक करनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। कोई 6 पॉइंट्स लिखने, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स। मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए।
अगर नेग्लिजिबल माइंड में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो जो दिख जाएगा वही अच्छा लगेगा। ब्रॉडर सेंस में जाओगे, मैंने कार खरीदी, मैंने 5-6 कंपनियों की कार ट्राई करी, 2-3 तो बुक भी कर दी, आखिरी में वही ली जो मुझे फाइनल अच्छी लगी, जो मेरी कैपेसिटी थी, मेरी पसंद थी, मुझे लग रहा था ड्यूरेबल है। तो मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हैं सब पता करो, उनमें से चूज करो बेस्ट, क्योंकि राइट टू चूज है आपके पास। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो, लोकल मत खरीदो। लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएटेड, जो भी रिस्क है, कंपनी रिस्क मेंशन करती है, अगर प्रोडक्ट में रिस्क है तो उस रिस्क को पढ़ो। जैसे सिगरेट वाली कंपनी के मैंने बताया था कवर बॉक्स पे लिखा होता है कि इससे भविष्य में कैंसर हो सकता है, और काफी लोगों को होता है। तो ये उनकी ड्यूटी है, और ये आपकी भी ड्यूटी है, उसे पढ़ो और कृपया करके उसको अवॉइड करो, देखो भी मत, क्योंकि वो आपको हार्म कर रही है। ठीक है, दिस इज द रिस्क। रीड लेबल केयरफुली, लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्राइस, कितना वेट है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, सब लेबल में आ गया। अपने आप को इंश्योर करो कि सामने वाला आपको सही डील दे रहा ही नहीं दे रहा। अगर डील महंगी लग रही है छोड़ दो, जबरदस्ती मत लो, फेयर डील होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो, कोई चीटिंग आप भी मत करो। वाला भी, सामने वाला चीटिंग तब करता है जब हम चीटर होते हैं, अगर हम ऑनेस्ट हैं तो सामने वाला भी अपनी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करो। ठीक है जी। किसी स्कूल में मुझे एक टीचर ने कहा था, अभी तक याद आती है, हमारी हेड थी, इफ यू गिव गुड, गुड विल कम बैक टू यू। मैं हर दिन ये बात सोचता हूँ कि मैं किसी को गलती से भी कोई गलत ना दूँ, जिससे कि मेरे साथ गलत ना हो। तो उनकी बात मैम की मुझे हर रोज याद आती है, इफ यू गिव गुड, गुड विल कम बैक टू यू। दैट्स द मीनिंग, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विस, लीगलाइज चीजें खरीदो, इलीगल स्मगल चीजें नहीं खरीदो। डिस्करेज अनस्क्रूपुलस प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। फाइल अ कंप्लेंट, अगर आपको लगता है आपके साथ चीटिंग हुई है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट करिए, उसकी सुनवाई होगी प्रॉपर, उसके बाद जाइए कंज्यूमर फोरम में अपनी बात रखिए, बिल जो भी एविडेंस है सब सबमिट करिए, और आपकी सुनवाई होगी। उसके लिए आपको कोई एडवोकेट भी हायर करने की जरूरत नहीं है। अपनी सोसाइटी बनाइए, कंज्यूमर के ग्रुप बनाइए, जागो ग्राहक जागो, क्योंकि जब सारे कंज्यूमर एक साथ होंगे, एकता में ही बल है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी। क्लियर हो गया? रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ये आपकी ड्यूटी है, और ड्यूटी होने के साथ से, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट को बचाओगे तो डेफिनेटली वो फायदा आपको भी होगा और औरों को भी होगा। अवॉइड द वेस्टेज। टर्की में आपको पता ही है, देखो कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो रही है, और ये रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अवेयर है आजकल इन चीजों को लेके, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रही है। तो ऐसी चीजें मत यूज करो जो कंट्री को नुकसान दे रही है। कंट्री मीन्स हमको नुकसान दे रही है, तो मैं खुद को, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर हो गया? पॉल्यूशन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इनडायरेक्टली में पढ़ा दिया है, वही राइट्स ऑफ द कंज्यूमर की बात हो रही है। धीरे धीरे सारे राइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट इसको भी वाइंड अप करते हैं बच्चों। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट टू सेफ्टी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। द कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड, कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मान लो ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, अब इसको पहनने से अगर मुझे कोई एलर्जी हो जाए तो मेरा कौन सा राइट वायलेट हो गया? राइट टू सेफ्टी। खाना खा रहा हूँ जी रेस्टोरेंट में, खाना खाने से वोमिटिंग हो गई, पेट खराब हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, या टाइफाइड हो गया, और कोई बीमारी हो गई, तो कौन सा? राइट टू सेफ्टी। इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाया, ठीक है जी, उस अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट हो गया, हाथ पे लग गई, राइट टू सेफ्टी। आ रहा है समझ में? आ नहीं? ईजी है, कुछ भी नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म, जो बात मुझे पता होनी चाहिए वो सामने वाले की ड्यूटी है, वो मुझे बताए। ठीक है जी, खरीदने से पहले, खरीदने के बाद। द कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब मैंने कंपनी की कार खरीदी, फर्स्ट मंथ बाद उसकी फर्स्ट सर्विस होती है। अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से कहानी ज्यादा समझ में आती है। मुझे बताया गया था कि सर विद इन अ मंथ आपको फर्स्ट सर्विस करानी पड़ेगी, विद इन अ मंथ और 1000 किलोमीटर। आई वॉज टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, बट नियर टू कंप्लीशन जब 1 मंथ होने वाला था, मेरी गाड़ी इतनी रन ही नहीं हुई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है जी, सारा दिन तो आप बच्चों के साथ निकल जाते हैं पढ़ने पढ़ाने में, कोई बात नहीं जी। तो गाड़ी इतनी नहीं चली, तो आई वॉज थिंकिंग भाई अब क्या होगा, अब तो गाड़ी मेरी हार्डली 450-460 किलोमीटर चली है, तो ले जाऊँ मैं। तभी मुझे कंपनी से कॉल आया, सर्विस सेंटर से, कि सर आपकी कार कितनी चली है? मैंने कहा मैम अभी 460 चली है। कह रही सर कम चलाते हो? मैं कहा मैम जाना ही नहीं हुआ, मैं बाहर चला गया था, बाकी अभी मैं बिजी चल रहा हूँ अपने काम के प्रति। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है। मैंने पूछा नहीं, कुछ हो सकता है, शी वॉज टेलिंग मी बाय हरसेल्फ, ऑनेस्टी, सर 1 मंथ का ग्रेस पीरियड है, आपकी कार कम चली है, आप अभी और चला लो,
तो अभी आपके पास 1 महीना और है, तब आ जाना। मैं बड़ा रिलैक्स हो गया यार, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं तो नहीं तो बेवकूफ बन जाता, 500 किलोमीटर पे मैं गाड़ी का सर्विस करा के लिया था। मगर नहीं तो 1000 पे ही कराना। जब 1000 हो जाए, अगर पहले हो जाए तो पहले आ जाना, नहीं तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, दैट मीन्स 2 मंथ के अंदर अंदर आप आ जाना। तो दिस इज व्हाट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, प्राइस कितना होगा, वेट क्या होगा, सब चीजें बताना आपकी सामने वाले की ड्यूटी है और आपका राइट है। अगला, राइट टू बी एश्योर्ड, एश्योर्ड होना। द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वेरिएट ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कि भाई मैं श्योरिटी है, मैं कोई भी प्रोडक्ट बाजार से ले सकता हूँ, कोई सस्ता मिल रहा है मुझे अच्छा लग रहा है ले सकता हूँ, राइट टू चूज में ही आ गया वैसे तो। एश्योर्ड कि भाई सामने वाला मुझे जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है जी। राइट टू बी हियर्ड। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, राइट टू बी एश्योर्ड में, ये मतलब राइट है, पर ये राइट यूज बड़ा टेक्निकल लेवल पर होता है। कि मान लो मैं मिस्टर एक्स की शॉप पे गया, मैं उसको वो जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वही प्रोडक्ट मिस्टर वाई की शॉप पे भी मिला, सेम होमोजीनियस। तो मिस्टर एक्स को ये एश्योर करना पड़ेगा कि जो मिस्टर वाई है वो उनसे सस्ता नहीं बेच सकता। मतलब जो प्राइस है वो जेन्युइन चार्ज कर रहे हैं। जैसे मान लो मैकडी का एक शोरूम, मैकडी का एक आउटलेट है और दूसरा आउटलेट है। एक जगह मैकडी आलू टिक्की बर्गर 35 का है, सपोज 40 का है, तो दूसरी जगह भी 40 का हो। ये नहीं कि वहाँ 30 का है। स्कीम आई है तो सब जगह 30। राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी heard, we have already discussed. The consumer has right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction. मालूम सामने वाले की प्रोडक्ट में कमी है, मैं कंप्लेंट लिखूंगा, जैसे मैंने उस एयरलाइंस कंपनी को लिखा। तो हालांकि वो उन्होंने मुझे बहुत लेट रिस्पॉन्ड करा, बट दे हैव रिस्पॉन्डेड मी। ठीक है, लेट सही बट दुरुस्त करा, आ गए। हर्डल बहुत हुआ, परेशानी हुई, बट मुझे फिलहाल मेरा अपना बैग मिल गया, मेरी बात सुनी गई। नहीं सुनी जाती तो सर्टेनली मैं कंज्यूमर कोर्ट जाता। राइट टू बी हियर। तो ये मेरी ड्यूटी है उनको लिखना। जब तक मैं सामने वाले को अपनी कंप्लेंट नहीं बताऊंगा तो सामने वाला उस पर सुनवाई क्या करे। तो ये ड्यूटी है टू राइट टू कंप्लेन, उसके ऊपर सुनवाई करना, ये उनकी ड्यूटी और मेरा राइट। मेरी ड्यूटी उनका राइट, उनकी ड्यूटी मेरा राइट। राइट टू सीक रेड्रेसल। अगर मुझे कोई लॉस हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, कुछ ऐसा लॉस हुआ है जिससे मेरा मॉनेटरी कंसिडरेशन है, तो सर्टेनली मैं रेड्रेसल सिस्टम को परस्यू कर सकता हूँ और उस बेसिस पे मुझे रेड्रेसल मिलेगा। अगर कोई गलत चीज बेची जा रही है उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। साथ साथ कंज्यूमर का कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कोई लॉस हुआ है मॉनेटरी, उसको कंपनसेट किया जाएगा थ्रू मॉनेटरी मेजर्स। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मेरा राइट है, चाहे मैं वो प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं, पर मेरा राइट है ये जानना कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो मेरे लिए या मेरे जैसे किसी और कंज्यूमर के लिए जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया साइकिल, अगरबत्ती। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, मैंने पूरा चैप्टर वाइंड अप कर दिया। कोशिश करिए बहुत इजीएस्ट एग्जांपल से आपको समझाऊं। वो बात अलग है कितना आपको समझ में आया, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने मिस कर दिया है वो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो बच्चों हमने पूरी की पूरी 10 की 10 क्लासेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया आपको सीबीएसई। तो अगर एक जेन्युइन बच्चा है कि 10 क्लासेस को यूज करिए, अपने 15 आवर्स निकालिए, डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें आप पावर लगा देना 4 5 6 7 की, इससे ज़्यादा काम करेंगी हमारी क्लासेस, आई कैन एश्योर यू। 100 मार्क्स लाने हैं तो डेफिनेटली वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स है जो आपको करने पड़ेंगे, इन क्लासेस से अलावा भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पर एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स लाने हैं। कोई बच्चे ने बिल्कुल ही बीएसटी नहीं पढ़ी अभी, उनके लिए तो एक क्लासेस समझ लीजिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड सारी क्लासेस हमारी देखिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए 24 आवर्स है, वहाँ पे हम आपके साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। आई होप सब बच्चे खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, वी आर विद यू। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ सीएल इज विद यू। ऑल द बेस्ट।